आज की ये कहानी है तोजी की, जिसका बचपन से ही सपना कामिन राइडर बनने का था। कामिन राइडर 90s के टाइम का वो हीरो था जो अकेले दुश्मनों से लड़कर इंसानियत को बचाता था। जिन विलन्स के खिलाफ वो लड़ता था उन्हें शॉकर्स कहा जाता था। जब तोजी हाई स्कूल में आया तब एक लड़की उसे अकेले में ले जाकर उसे प्रपोज कर देती है। तोजी भी तुरंत मान जाता है, पर अगले ही सेकंड वो लड़की उससे माफी मांगती है, क्योंकि ये सब बस एक प्रैंक था जो उस लड़की ने एक डेयर मिलने की वजह से किया था। पूरा स्कूल ही तोजी के ऊपर हंस रहा था। इस लड़की का नाम एमिली है और इसका बॉयफ्रेंड इस स्कूल का गुंडा है। तोजी वहाँ कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। नदी के पास खड़ा होकर वो बचपन के दिनों को याद कर रहा था। उस वक्त बच्चे स्टोन पेपर सीजर से डिसाइड करते थे कि कौन कामिन राइडर बनेगा। तोजी को उन पर तरस आता था। इन लोगों को लगता है कि स्टोन पेपर सीजर करने से ये लोग कामिन राइडर बन सकते हैं। जब तोजी उन दिनों का याद कर रहा था तब एमिली उसे ढूंढते हुए वहाँ जाती है। आज जो सुबह हुआ उसके लिए उसने तोजी से माफी मांगी। वो दोनों ही एक साथ वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि एमिली को भी तोजी अच्छा लगता है, क्योंकि उनके स्कूल में आधे से ज्यादा गुंडे भरे हुए हैं, पर तोजी ऐसा नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ उसे तोजी नॉर्मल भी नहीं लगता। लोगों ने कई बार तोजी को यहाँ नदी किनारे चिल्लाते हुए देखा है। एमिली की आंखें तोजी को एक अलग ही नजर से देख रही थी। तभी अचानक एक गुब्बारा एमिली को तोजी के साथ वहाँ बातें करते हुए पहचान लेता है। और तुम तो किटोगावा की बंदी हो ना? ये मोटा एक दूसरे स्कूल टाइकन हाई स्कूल का गुंडा है। वो एमिली के साथ बदतमीजी करने लगता है। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है क्या? और ये चंपू तुम्हें पसंद आया है? हमारी बन जाओ, खुश रखेंगे तुम्हें। तोजी उसका हाथ मोड़कर उसका मुंह तोड़ देता है। बाकी दो की भी उसने बुरी तरह पिटाई कर दी थी, जिसके बाद वापस से तोजी बिना कुछ कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो मोटा अपनी पूरी गैंग लेकर तोजी को मारने स्कूल आ गया था। उसने एमिली को भी पकड़ लिया था। उसको मारने इतने सारे गुंडे आए थे, फिर भी तोजी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। तोजी उनसे निडर होकर कहता है, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा वजूद क्या है? आज भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पाल रहे हैं और तुम लोग मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? वो कहता है कि लड़ना है तो अन्याय के खिलाफ लड़ो। सभी की आंखें वहाँ फटी की फटी रह जाती है। मोटे को और भी गुस्सा आ गया था। वो सभी तोजी को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तोजी भी पीछे नहीं हटता, लेकिन एक के खिलाफ इतने सारे होने की वजह से तोजी वहाँ बुरी तरह पिट जाता है और अब तोजी उठ भी नहीं पा रहा था। तोजी को पीटने के बाद मोटा एमिली को अपने साथ ले जा रहा था और पूरा स्कूल बस ये देखता ही रहता है। किसी की भी वहाँ बस की नहीं थी कि वो उस मोटे को रोक दे। एमिली मदद के लिए तोजी को वहाँ आवाज देती है और तोजी वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। सबकी वहाँ फट गई थी। इतना पीटने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा भी कैसे रह सकता है? तोजी अपनी टी शर्ट को वहाँ उतार फेंकता है। वो कहने लगता है कि वो अपनी इस पावर को कभी भी इनके सामने यूज नहीं करना चाहता था। तोजी ने अपने पेट पर कामिन राइडर की बेल्ट बनाई हुई थी। वो उनके सामने कामिन राइडर का पोज मारने लगता है। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो? जिस पर तोजी जवाब देता है कि कामिन राइडर। ये सुनते ही सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, पर अगले ही सेकंड उसने मोटे को एक घूंसे में उड़ा दिया था। अपनी आंखों देखी चीजों पर भी वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। अकेले ही वहाँ तोजी ने सभी को धूल चटा दी थी। एमिली तोजी के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। तोजी वापस से वही जवाब देता है, कामिन राइडर। अपना खून से सना वो चेहरा साफ करता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। पर एमिली तो उसे डरावना कहकर वहाँ से भाग जाती है। तोजी वहाँ दंग रह जाता है। उसे पछतावा होने लगता है। उसे तो ट्रांसफॉर्म होना ही नहीं चाहिए था। उसका असली दुश्मन तो शॉकर है, जो असल में है ही नहीं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जो अब तक हम देख रहे थे वो तोजी की कहानी थी और आज के वक्त में तोजी अपने इस सपने के साथ 40 साल का हो गया है। अब उसे अपनी बचपन से की मेहनत बेकार लगने लगी है। वो इस सच को अच्छे से जान चुका है कि वो असल दुनिया में कभी कामिन राइडर नहीं बन पाएगा। इस सच से तोजी को घुटन होती है। उसके गुस्से की चिल्लाहट से वहाँ एक भालू आ जाता है। एक पल के लिए उसके मन में उम्मीद जग गई थी कि ये एक शॉकर मॉन्स्टर है, पर एक भालू को वहां देखकर वो वापस से निराश हो जाता है। वो भालू तोजी पर हमला कर देता है और तोजी उसे जमीन पर पटक देता है। तोजी की ताकत देख वो भालू भी हैरान। तोजी ने उसकी आंखों को फोड़कर उसने उसे भागने पे मजबूर कर दिया था। तोजी यहाँ थोड़ा घायल हो गया था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि एक भालू भी उसके सामने कुछ भी नहीं था। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कामिन राइडर बन सकता है। आज उसने अपनी सारी कामिन राइडर की कलेक्शन को बेच दिया था। उसे डर था कि उसके जाने के बाद उसकी कलेक्शन को कचरे में फेंक दिया जाएगा, जो कि तोजी मरते दम तक ऐसा नहीं चाहेगा। पूरी तरह उम्मीद
उम्मीद खो चुका तोजी रैंडमली सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसे एक पोस्ट दिखाई देती है कि क्या शॉकर आ गया है। कुछ लोग शॉकर का मास्क पहनकर सुपरमार्केट में चोरी करते हुए देखे गए हैं। यह हादसा जहां हुआ है तोजी का घर भी वहीं पास में ही है। बाहर भी सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। दिन पर दिन नकली शॉकर गैंग का आतंक शहर में बढ़ता ही जा रहा था। उनमें से एक चोर को पकड़ा भी गया। उसका कहना था जब उसने वो मास्क पहना और ई किया उसे बहुत ही प्राउड फील हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो भी कुछ काम का है। तोजी भी लाइक ये क्या नौटंकी चल रही है। वैसे आज शहर में फेस्टिवल था। तोजी को ये फेस्टिवल इतना ज्यादा पसंद था कि एक बार उसके फादर ने उसे 4000 येन दिए थे एंजॉय करने के लिए। जैसे ही तोजी उन पैसों से चीज बॉल खरीदने जाता है उसके फादर उसे वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तोजी आज फिर एक जगह बैठकर वही चीज बॉल खा रहा था और उसी फेस्टिवल के पास ही हम उन्हीं नकली शॉकर गैंग को देखते हैं। इनका बॉस नाको जो कि एक गैंगस्टर है, उसे बचपन से ही कामिन राइडर से ज्यादा शॉकर्स पसंद थे। उसके साथियों को उसकी बातें बिल्कुल ही बकवास लगती थी। वो उनसे कहता है शॉकर्स की भाषा में मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुम मेरे साथी। जिसके बाद ये लोग उसी चीज बॉल की शॉप पर तोड़फोड़ करने लगते हैं जहां बैठकर तोजी खा रहा था। तोजी हैरान रह जाता है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो एक शॉप से कामिन राइडर का मास्क खरीदता है। वो उस मास्क को ऐसे देख रहा था जैसे आज उसके बचपन का सपना पूरा होने जा रहा है। वो नकली शॉकर गैंग उस दुकानदार की बुरी तरह पिटाई कर रहे थे। तोजी के उस मास्क को पहनते ही उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तोजी उन नकली शॉकर गैंग को वहीं रुकने को कहता है। खुशी से उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। नाको भी लोगों की भीड़ में उसे देख रहा था। तोजी पीछे होता है और पूरी ताकत से कामिन राइडर पंच मारता है जो कि बहुत ही ताकतवर था। आखिरी शॉकर को भी राइडर किक मार के उसने उसे ढेर कर दिया था। वहाँ सभी लोग और नाको भी ये बस देखता ही रह जाता है। अपनी खुशी से बाहर निकलकर तोजी देखता है कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। तोजी वहाँ से भागने लगता है पर किसी ने तो उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी जिसे एक लड़की देख लेती है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये काम वो करने वाली थी। इस लड़की का नाम यूरिको है, 24 साल की और एक टीचर है। इसकी एक पर्सनालिटी है स्वीट, सुंदर, इनोसेंट टीचर की जिस पर उसका एक स्टूडेंट भी फिदा रहता है। दिन रात ये लड़का उसके ही सपने देखता है। और वहीं उसकी एक दूसरी पर्सनालिटी है जो कि पहली वाली से बिल्कुल ही अपोजिट, डेंजर, डरावनी लड़की की जो जिम जाती है। ये भी एक कामिन राइडर कैरेक्टर की फैन है और इसे तोजी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। बस एक मास्क पहनकर उसे लगता है कि वो कामिन राइडर बन सकता है। जब यूरिको छोटी थी तब स्कूल में कुछ लड़के उसे परेशान किया करते थे। वो लड़के थे इसीलिए यूरिको हर दिन रोकर घर वापस आ जाया करती थी। उस दिन उसके फादर उसे कामिन राइडर का एक स्पेसिफिक एपिसोड दिखाते हैं जिसमें टैकल नाम की वुमेन वॉरियर का इंट्रोडक्शन होता है। टैकल कामिन राइडर में सबसे पहली वुमेन वॉरियर थी और अपने इलेक्ट्रोवेव्स पावर की वजह से बहुत ही ताकतवर थी। उसको देखकर यूरिको काफी इंस्पायर होती है। वो टैकल का ट्रांसफॉर्मेशन पोज मारने की कोशिश करती है। उसके फादर उसे सही करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें ये थोड़ा और तेज करना चाहिए। जैसे V3 अपना नाम लेता है। V3 भी कामिन राइडर का एक कैरेक्टर है। हमेशा की ही तरह जब एक दिन यूरिको घर में टैकल की एक्टिंग करते हुए घर में उधम मचा रही थी, वो कुछ कैसेट्स को गिरा देती है। उसमें से एक कैसेट एपिसोड 30 था जिसका टाइटल गुड बाय था। वो कामिन राइडर का वो एपिसोड था जब टैकल सबको बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। उस एपिसोड को देखने के बाद यूरिको अपने आप को संभाल नहीं पाती। रोते रोते उसने अपना चेहरा बहुत ही भयानक बना लिया था। जब उसके फादर घर वापस आए उसने अपनी बेटी को अपने ही आंसू में डूबा पड़ा हुआ देखा। उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। फिर भी वो अपने फादर से सवाल करती है कि टैकल क्यों मारी गई, कामिन राइडर ने उसे बचाया क्यों नहीं। उसके फादर जवाब देते हैं कि वो दुश्मन बहुत ही ताकतवर था। टैकल सबको बचाने के लिए अपनी जान दे देती है, यानी कि वो टैकल थी जिसने कामिन राइडर और बाकी सबको बचाया था। हमें पता चलता है कि यूरिको के फादर भी कामिन राइडर पगलू हैं। यूरिको का नाम भी टैकल के ह्यूमन नेम से ही है। अपने पापा की बातें सुन के यूरिको में एक बार फिर हिम्मत आ जाती है। अगले दिन उसके फादर उसे टैकल का कॉस्ट्यूम पहनाते हैं और बोलते हैं कि टैकल मरी नहीं है, वो जिंदा है। यूरिको ही अगली टैकल है। ये सुनकर यूरिको को बहुत खुशी होती है। यूरिको का कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। तोजी को गाली देते हुए यूरिको वो सब ब्लैक बोर्ड पर ही लिख देती है। क्लास के बच्चे भी कहते हैं कि मैडम ये क्या तुम हमें कह रही हो। वहीं दूसरी तरफ नाको एक बार फिर शॉकर बनकर चोरी करने का प्लान बना रहा था। इस बार ये लोग 5 जगह एक साथ चोरी करने वाले थे।
और इस बार नाको भी उनके साथ जाएगा। आज एक और धमाका हो जाता है कि वही ठरकी लड़का असानो अपनी ही क्लास टीचर को सारे बाजार में प्रपोज कर देता है। पता नहीं यूरिको का भी लड़कों में टेस्ट कैसा है कि वो एक बच्चे को मना नहीं कर पा रही है। उसका चेहरा तो देखो शर्म से लाल हुए जा रहा है। यूरिको के पास ही एक सुपरमार्केट में शॉकर गैंग चोरी कर रही थी। पुलिस तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए जाती है, पर नाको अपने घूंसों से ही उनकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। ये सब यूरिको भी देख लेती है, पर वो असानो को भी वहाँ इग्नोर नहीं कर पा रही थी। इन दोनों की कंफ्यूजन में नाको तो अपनी गैंग को लेके भागने लगता है। उनको भागता देख वो अपनी जिम्मेदारी को याद करती है और उनके पीछे भागने लगती है। जहां दूसरी तरफ नाको चोरी करने जा रहा था, तोजी भी फोन चलाते हुए वहीं से गुजर रहा था। उनकी ई की आवाज से तोजी का ध्यान उन पर जाता है, पर वो सब लोग तोजी को पहचान नहीं पाते। इसीलिए तोजी अपने बैग से कामेन राइडर का मास्क निकाल के उसे पहन लेता है और हो जाता है कामेन राइडर में ट्रांसफॉर्म। अब उन्होंने भी तोजी को पहचान लिया था कि इसी ने तो फेस्टिवल में उनकी पिटाई की थी। खुशी से उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू निकलने लगे थे। उनका पीछा करते हुए यूरिको भी वहां आ गई थी, लेकिन शॉकर गैंग के खिलाफ वापस से तोजी को खड़ा देख उसे वापस से गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत भरी मार्केट में ही टैकल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में तो असानो को मजा ही आ गया था। बेचारा वो बच्चा अब क्या ही बोले। यूरिको से फिर से पूछती है कि क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो। वो असानो को अपना बैग पकड़ा कर उनकी तरफ भागने लगती है। जैसे ही तोजी उन्हें अपना कामेन राइडर पंच मारने वाला था, यूरिको उसका मुंह तोड़ देती है। जो घूसा तोजी को पड़ा वो वाकई कमाल का था। वो शोकर गैंग के सामने टैकल का पोज मारती है और कहती है कि हाँ, टैकल अभी भी जिंदा है। तोजी तो वहाँ ये सब बस देखता ही रह जाता है। एक शॉकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि किंडरगार्टन उस तरफ पड़ेगा, जाके उधर जाके खेलो। यूरिको उसे घुमाकर उसी के साथियों पर फेंक देती है। तोजी भी उसकी तारीफ करता है कि ये तो कमाल की है। यूरिको असानो से इस बात को सीक्रेट रखने को कहती है और उससे अपना बैग लेकर वहां से भाग जाती है। यूरिको का ये रूप देखने के बाद भी असानो उससे प्यार करता है। नाको भी वापस से खड़ा हो गया था। वो मास्क उतार कर अपने चश्मे को वापस पहन लेता है और तोजी और यूरिको दोनों ही एक ही सुपरमार्केट के बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर भी दोनों कंफ्यूज रहते हैं। जब तोजी ने उसके सामने ट्रांसफॉर्म किया तब यूरिको सब समझ जाती है। वो उस पे भड़कने लगती है और कहती है कि उसकी हरकतें बिल्कुल भी कामेन राइडर जैसी नहीं है, जिसके बाद में वो अपने अंदाज में अपना ट्रांसफॉर्मेशन देती है। अब तोजी भी उसे पहचान लेता है, पर वो तोजी का मुंह बंद कर कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तोजी उससे बोलता है कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। यूरिको कंफ्यूज वो पूछती है कि मुझे क्यों आनी चाहिए, और तभी वो असली शोकर नकली शोकर गैंग को सुपरमार्केट से बाहर फेंक देता है। ये सब देख के मोटे को तो बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि उसे तो व्यूज आ रहा था। तभी अचानक कोई आदमी उस मोटे का मुंह बंद कर उसे पीछे खींच लेता है। वहीं नाको डरा हुआ था, घबराया हुआ था, पर उसे खुशी भी थी कि उसके सामने एक असली शॉकर है। उसकी आंखें तरस गई थी एक असली शॉकर को देखने को। वो उसको बताने लगता है कि वो उसका बचपन से ही कितना बड़ा फैन है, पर वो शॉकर उसकी बात सुनने से पहले ही उसके मुंह पे लात मार उसे सीलिंग पर लटका देता है। तोजी की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो उसके गले से लगना चाहता था। इस बात को प्रूव करने के लिए कि ये एक असली शॉकर है, तोजी उस पर अपना कामेन राइडर पंच मारता है। उसके मुक्के की ताकत देख वो शॉकर भी हैरान हो गया था, पर फिर वो तोजी को कस के मुक्का मारता है। उसके मुक्के से तोजी के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया था। ये साफ हो गया था कि हाँ, ये एक असली शॉकर है। तोजी वापस से खड़ा होता है उसे एक और कामेन पंच मारने के लिए, पर यूरिको उससे ही मुक्का मारकर साइड कर देती है कि अब मेरी बारी है। वो शॉकर से बोलती है कि टैकल अभी भी जिंदा है और शॉकर को जाकर एक अनएक्सपेक्टेड लात मारती है। शॉकर भी यूरिको को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूरिको उससे बचकर उसे उल्टा ही जमीन पर पटक देती है और फिर तोजी उसके पेट पे लात मारकर उसके मुंह से उल्टी निकाल देता है। यूरिको तोजी पे भड़कने लगती है कि तुमने तो इसकी जान ही निकाल दी थी, पर फिर अचानक ही पूरे सुपरमार्केट की ट्यूबलाइट्स फूटने लगती है और अचानक एक आदमी उनके सामने आता है। उसकी मुस्कान बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी। उस यूट्यूबर का शरीर उसके हाथों में जल रहा था। वो अपने मुंह से एक डार्ट उस शॉकर को मारता है, जिसके बाद उस शॉकर का भी शरीर पिघलने लग जाता है।
जैसे वो आदमी आया वैसे ही गायब हो गया। तोजी और यूरिको तो बस देखते ही रह जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में बैठकर उन्होंने बात की कि अभी उनके साथ क्या हुआ, क्या शॉकर इस दुनिया में वाकई होते हैं। और वो आदमी तो बिल्कुल ही शॉकर मॉन्स्टर लग रहा था। उनकी शॉकर वाली बात एक सुनहरे बाल वाला आदमी सुन लेता है। वो तोजी और यूरिको से पूछता है कि क्या आपकी मुलाकात एक असली शॉकर से हुई थी। ये सुनहरे बाल वाला आदमी, जिसका नाम मित्सुबा है, वो इस रेस्टोरेंट का मैनेजर है। उसने तोजी और यूरिको का नाम भी सुन लिया था, यहाँ तक कि वो इनकी पहचान भी जानता था, क्योंकि ये दोनों गधे कॉस्ट्यूम के साथ इस रेस्टोरेंट में आए थे। यूरिको उसे बताती है कि वो लोग कॉस्ट्यूम पहनने वाले आम लोग नहीं है। मित्सुबा बोलता है कि वो ये बात अच्छे से जानता है, पर उसे इन्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। वो बताता है कि शॉकर्स इस दुनिया में सच में होते हैं। तोजी और यूरिको ये सुन हैरान हो जाते हैं। तोजी मित्सुबा को पूरी बात बताने को कहता है, पर लेकिन ये कहानी थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, इसे सुनाने में 6 घंटे भी लग सकते हैं। तोजी तो शॉकर्स की कहानी सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था, पर यूरिको को टेंशन होने लगती है क्योंकि उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है। हम देखते हैं कि एक लड़की दूर से इन पे नजर रख रही है। मित्सुबा अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। ये बात उसके बचपन की थी। उसके पास में ही एक घर हुआ करता था जहाँ ढेर सारे फल और सब्जियां उगा करती थी। उस गार्डन हाउस का ख्याल एक डरावने अंकल रखा करते थे, जो कि दिल के तो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मित्सुबा और उसके भाई को भी टमाटर खाने को दिए थे। अब इसके कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है कि इन अंकल के गार्डन हाउस की वजह से यहाँ के आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। इनके हाउस गार्डन की वजह से यहाँ कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ गए हैं। कुछ लोग उन्हें भगाने के लिए आते भी हैं, लेकिन मधुमक्खियों के डर से वो खुद ही भाग जाते हैं। आज फिर मित्सुबा और उसका भाई अंकल के पास आए थे और इस बार वो उन्हें वाटरमेलन खाने को देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शाम के वक्त 2 गुंडे आते हैं अंकल को यहाँ से भगाने के लिए। दूर से मित्सुबा और उसका भाई भी ये सब देख रहा था। अंकल उनकी बातों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते और उन गुंडों को अपनी सब्जी और फल खाने को देते हैं। शुरू में तो गुंडों को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर फिर वो उसको ट्राई करके देखते हैं, जिसके बाद तो वो दोनों उन अंकल के फलों के दीवाने ही हो जाते हैं। यूरिको कहानी को रुकवा कर कहती है कि कहानी में शॉकर कब आएंगे। तोजी को तो मजा आ रहा था, वो तो उसे कंटिन्यू रखने को कहता है। अब वापस से कहानी पर आते हैं। वो अंकल गुंडों से भी कहते हैं कि अगर तुम्हें और फल खाने हो तो कल फिर आ जाना, लेकिन उनकी बात खत्म होने से पहले वो गुंडा उन्हें बहुत जोर का घूंसा मारता है। वो बोलता है कि वो तो हम खाएंगे ही, तुम्हारे सारे फल और सब्जियों को हम साथ ले जाएंगे और तुम्हें भी यहाँ से बाहर फेंक निकालेंगे। वो गुंडा अंकल का कॉलर पकड़ते हुए कहता है उन्हें ये सब करने के लिए उसके ही पड़ोसी उन्हें पैसे दिए हैं। वो गुंडा अंकल को कल तक का वक्त देता है इस जगह को खाली करने के लिए। अब अचानक अंकल का भी स्वभाव पूरी तरह बदल गया था। वो भी कहते हैं कि अब वो यहाँ नहीं रह सकते, उन्हें इस जगह को इन दोनों के साथ ही चलाना होगा। अचानक ही वो अपना रूप एक शॉकर में बदल लेते हैं। ये सब मित्सुबा और उसका भाई छिपकर देख रहा था। वो गुंडे भी एक बार के लिए डर जाते हैं। शॉकर दोनों की ही पिटाई करके वापस घर के अंदर चला जाता है और अगले ही सेकंड उस पूरे घर में आग लग जाती है। मित्सुबा का भाई उन गुंडों को जगाता है और यहाँ से भागने को कहता है। मित्सुबा की आंखों के सामने वो पूरा घर जल गया था। शुरू में जो कहानी एकदम प्यारी सी लग रही थी, इसका अंत आते आते इसने सभी का दिल दहला दिया था। उस दिन से ही मित्सुबा ने शॉकर्स पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। यानी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तोजी तो सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था, पर तभी वही लड़की उन लोगों के पास ही आ जाती है। वो मित्सुबा को याद दिलाने आती है कि उनके रेस्टोरेंट में कस्टमर से बात करना बिल्कुल ही मना है। मित्सुबा माफी मांगकर वहाँ से उठ के जाने लगता है और तोजी और यूरिको से कहता है कि ये बात हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। आज उस लड़की के साथ मित्सुबा की डेट है और यूरिको के पास उसको बैठा देख शायद उसको जलन हो गई थी। आखिर यूरिको इतनी हॉट जो दिखती है। खैर उसके जाने के बाद तोजी और यूरिको बात करने लगते हैं। क्या मित्सुबा की कहानी बिल्कुल सच है? तोजी के अंदर एक आग भड़क रही थी। यूरिको भी निडर होकर उनका सामना करेगी, आखिर वो टैकल जो है। अब अचानक ही तोजी यूरिको के सामने शर्माने लगता है। वो बहुत ही कोशिश कर रहा था एक बात कहने की। वो यूरिको से कुछ कहना चाहता था। वो यूरिको को अपनी कहानी सुनाना चाहता था जब उसने फैसला किया था कि वो कामिन राइटर बनेगा। पर फिलहाल तो यूरिको ये कहानी सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वैसे भी काफी लेट हो गया है।
अब अचानक वापस से तोजी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से और अजीब तरीके से कह पाता है कि हमें नंबर्स को एक्सचेंज कर लेना चाहिए। शॉकर्स हम दोनों के दुश्मन हैं, इससे हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह पाएंगे। तोजी की यह हरकतें यूरिको को भी बहुत अजीब लग रही थी। तोजी कहता है कि यकीन करो, इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। यूरिको भी नंबर एक्सचेंज करने के लिए मान जाती है और वहाँ स्टोर रूम में मित्सुबा अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा था जो उससे मुंह फुलाए बैठी है। वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना। मित्सुबा का यूं दूसरों से घुलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मित्सुबा उससे कहता है कि हाँ, वो उससे बहुत प्यार करता है। जो सुन वो खुश हो जाती है और उसे माफ कर देती है। मित्सुबा अपनी गर्लफ्रेंड को इस शॉकर वाले लफड़े में बिल्कुल नहीं लाना चाहता। वो उसकी बहुत परवाह करता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड युकारिसु में कुछ तो गड़बड़ थी। वैसे आज फिर से असानो क्लासरूम में यूरिको के सपने देख रहा है। जो सीक्रेट उसे यूरिको का पता चला है, वो उसका इस्तेमाल करके यूरिको का फायदा उठाना चाहता है। वो बावड़ा तो अपने ख्वाबों में ही जानवर बन गया था, जिस कारण वो असलियत और सपनों में फर्क ही नहीं कर पाता और क्लासरूम के बीच ही कहता है कि वो उसके साथ सब कुछ करना चाहता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता और एक बार फिर असानो का सभी के सामने पोपट हो जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद असानो निकल पड़ता है अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए, पर लेकिन स्टाफ रूम से पहले ही उसे स्टोर रूम से यूरिको की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि यूरिको के साथ तो कोई और लड़की भी है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की यूरिको से अपनी फीलिंग कन्फेस कर रही है। वो यूरिको से बहुत ही ज्यादा चिपकने लगती है, पर फिर अचानक ही वो लड़की अपना विग उतार देती है और हमें पता चलता है कि ये तो असानो की वही गर्लफ्रेंड है। वो यूरिको से पूछती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड से क्या वास्ता है, क्या यूरिको उसके बॉयफ्रेंड को पसंद करती है। वो मित्सुबा को बेवकूफ कहती है। कामेन राइडर और कार्टून से इतना ऑब्सेस्ड है कि वो लोगों को बताना चाहता है कि शॉकर सच में होते हैं। इसके बावजूद वो लड़कियों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन आज तक जितनी भी लड़कियों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, वो बस एक बार ही मित्सुबा से बात कर पाई हैं, क्योंकि अगली मुलाकात से पहले युकारिसु उन्हें ठिकाने लगा देती है। वो मित्सुबा की शॉकर वाली बातों को बकवास कहती है, पर वो उसे प्यार भी बहुत करती है। वो मित्सुबा की शॉकर वाली बातों का मजाक बना रही थी। ये सुन यूरिको को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो बस उससे इतना कहती है कि ये बात तुम बस अपने तक रखना, और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। और फिर अचानक से वो कहती है कि मजाक की बात तो ये है कि मित्सुबा शॉकर्स को हराने में इतना जुटा हुआ है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड भी एक शॉकर मेंबर है। ये सुन यूरिको हैरान हो जाती है और तभी युकारिसु भी एक शॉकर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये सब देखकर असानो के तो पैरों तले जमीन हिल गई थी। उसके गिरने की आवाज से युकारिसु को उसके होने का पता चल जाता है। इसका मतलब था कि युकारिसु को अब असानो को भी मारना पड़ेगा, पर तब तक यूरिको भी टैकल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। वो युकारिसु को चुनौती देती है कि क्या तुम उसे मार पाओगी। युकारिसु उसके गेटअप को देख हंसने लगती है और उसके करीब आकर उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगती है। तभी यूरिको उसके मुंह पर ऐसी लात मारती है कि वो जमीन पर ढेर हो जाती है। यूरिको असानो को फटाक से यहाँ से भागने को कहती है। सूजे हुए मुंह के साथ युकारिसु वापस से खड़ी होती है और कहती है कि अब तुम दोनों में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उन दोनों को ही उसका सच पता चल गया है। युकारिसु इंसानों को बहुत ही तुच्छ समझती है, जिस पर यूरिको उसे याद दिलाती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी एक इंसान ही है। वो बोलती है कि उसका बंदा अलग है, जिसके बाद वो यूरिको पर काफी ताकतवर मुक्का लैंड करने उसकी तरफ पड़ती है। यूरिको अपने चांटे से उसकी डायरेक्शन को ही बदल देती है, पर लेकिन वो मुक्का वाकई बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसके हर एक हमले को सहन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक मुक्का तो सीधा यूरिको के मुंह पर लग ही गया था। वो तो अपने एडवांटेज की वजह से बच जाती है, पर युकारिसु बेचारी फंस गई थी। यूरिको उसे बहुत ही बुरी पटकी देती है। अब इसके बाद हम तोजी को देखते हैं, जिसको यूरिको का मैसेज आया है। उसे तोजी की मदद चाहिए थी। वो दोनों युकारिसु को लेकर मित्सुबा के पास पहुंच गए थे। मित्सुबा तो पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये लड़की उसी की गर्लफ्रेंड युकारिसु है। यूरिको उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक शॉकर है। मित्सुबा उसे देखता ही रह जाता है। उसका तो दिमाग खराब हो गया था। वो सभी लोग एक पार्क में आ जाते हैं। मित्सुबा को अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, आखिर उसकी गर्लफ्रेंड उसके परिवार की दुश्मन कैसे हो सकती है। तोजी उसकी बात को समझ नहीं पाता। दुश्मन से तुम्हारा क्या मतलब है? इसके पीछे एक कहानी थी।
कहानी मॉन्स्टर से मुलाकात की। तोजी एक्साइटेड हो जाता है, उसे ये कहानी सुननी थी। यूरिको कहती है प्लीज इस बार शॉर्ट में सुनाना। ये बात थी गर्मियों के छुट्टियों की, जब मित्सुबा और उसके भाई को पता चल चुका था कि इस दुनिया में शॉकर्स होते हैं। उन दिनों वो छुट्टियां मनाने अपने दादा दादी के घर आए हुए थे। अचानक एक रात उनके घर में एक चोर घुस आता है। वो घर में घुसते ही मित्सुबा के दादा के साथ मारपीट करने लगता है। मित्सुबा के बड़े भाई को इतना गुस्सा आता है कि वो उस चोर को जोरदार लात मारता है और फिर बवंडर बन के एक और तगड़ी लात मारता है। चोर उससे इतना परेशान हो गया था वो अपने असली रूप अपने आप को एक शॉकर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखकर वो लोग दंग रह गए थे। इसके बावजूद इशियो पीछे नहीं हटता, पर अपने शॉकर रूप में वो और भी ताकतवर हो जाता है। वो इशियो और मित्सुबा को पीटकर उन सभी को बंदी बना लेते हैं और उनके ही घर में बैठकर उनका ही खाना खाने लगते हैं। पर फिर अचानक उस घर में एक भूकंप की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं मित्सुबा और इशियो की ग्रैंड माँ होती है। इशियो तुरंत अपनी दादी को सब कुछ बता देता है। दादी को गुस्सा आ जाता है। वो अपने हल से उस चोर को घायल कर देती हैं और अपने पति को खोलने के बाद वो उस चोर को घर से बाहर ले जाने लगती हैं। वो चोर वापस से शॉकर में ट्रांसफॉर्म होता है। इशियो अपने दादा से कहता है कि दादा चलो दादी की मदद करते हैं, पर उन्हें पूरा यकीन था कि वो उन्हें अकेले ही संभाल सकती है। तभी अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग तुरंत बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर शॉकर और उसके साथ आई लड़की की लाश मौजूद थी। वहाँ एक मॉन्स्टर था जिसने इशियो की दादी को मार दिया था। ये देख इशियो के दादा अपने आप को रोक नहीं पाते और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस कारण वो भी उसके हाथों मारे जाते हैं। ज्यादा मौतें होने की वजह से वो इशियो और मित्सुबा को जिंदा छोड़ देता है और उड़ के वहाँ से चला जाता है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और अचानक उनके पीछे से कोई बोलता है, हाँ मेरे दादा दादी की मौत शॉकर्स की वजह से ही हुई थी। ये और कोई नहीं मित्सुबा का भाई इशियो है। इसको मित्सुबा ने ही बुलाया है तोजी और यूरिको से मिलवाने के लिए, पर अब उसकी फट रही है कि कहीं वो युकारिसु को ना देख ले। इशियो अपने बवंडर स्टाइल में धांसू एंट्री लेता है और सीधा तोजी और यूरिको से पूछता है, कौन हो तुम दोनों? यूरिको और तोजी उसे अपना नाम बताते हैं और तोजी बोलता है कि हमने ही शॉकर से लड़ाई की थी। ये सुनकर इशियो गुस्सा हो जाता है। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो बोलता है, आखिर कौन हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है? कहाँ से सपना देखे हो ये तुम? अपनी दूसरी पहचान दिखाने के लिए तोजी कामेन राइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इशियो ये देखकर हैरान रह गया था, पर फिर वो तोजी से सवाल करता है कि सबसे ताकतवर कामेन राइडर कौन है। तोजी जाहिर था एक ही जवाब देता है, सबसे ताकतवर कामेन राइडर है। और तभी इशियो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है V3 में और कहता है कि सबसे ताकतवर कामेन राइडर V3 है। अब वहाँ मामला गर्म हो गया था। तोजी कहता है कि तुम ये बात ऐसे नहीं कह सकते, पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। इशियो उस पर हंसता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह किसी मास्क की जरूरत नहीं है। वो अपने V3 के पोज में आकर तोजी से पूछता है, क्या तुम्हें V3 दिखाई दे रहा है? और तोजी को वाकई उसमें V3 दिखाई दे रहा था, लेकिन यूरिको के मामले में ऐसा नहीं था। अपनी दादा दादी की मौत अपनी आंखों के सामने देखने के बाद इशियो ने अपनी इंसानियत पूरी तरह से खो दी थी। उसने बदला लेने का ठान लिया था। इस तरह उसकी आत्मा पूरी तरह V3 में बदल गई। ये उन दोनों के लिए ही एक ड्रीम लड़ाई होने वाली थी, पहले कामेन राइडर और V3 के बीच। इशियो तोजी को ललकारता है। तोजी भी उसकी तरफ कामेन राइडर पंच मारने बढ़ता है, लेकिन इशियो अपने बस एक ही हाथ से उसकी पूरी बॉडी को पटक देता है। उसने खड़े खड़े यूरिको को इम्प्रेस कर दिया था। इशियो बताता है कि V3 को पहले और दूसरे कामेन राइडर की पावर्स की कंबाइन पावर मिली थी। इसके काबिल बनने के लिए उसने हर तरह के मार्शल आर्ट सीखे हैं और तोजी ने तो जो कुछ भी सीखा है अपने आप अपने घर में सीखा है। इशियो उससे बोलता है कि मेरे सामने तो तुम्हारा कोई लेवल ही नहीं है। तभी यूरिको टैकल बनकर इशियो से कहती है, तो अब फिर मेरा सामना करो। इशियो तो उसे पहचान भी नहीं पाता। वो अपना कामेन राइडर पोज लेने ही वाली थी, तभी तोजी चिल्लाकर बोलता है कि तुम बीच में मत आओ। ये सिर्फ उसकी लड़ाई है। यूरिको को भी तुरंत एहसास होता है उसे ऐसे यूं उतावला नहीं होना चाहिए था।
यूरिको को यूं कपड़े चेंज करता देख ईशियो के नाक से खून निकल गया था। उसका ध्यान नहीं था और तभी तोजी उसके मुंह पे बहुत जोर का घूंसा मारता है। अब तोजी वापस से उसकी तरफ घूंसा मारने आगे बढ़ने लगता है। ईशियो को भी गुस्सा आने लगा था। उनके बीच घूंसे-लात की दमदार लड़ाई चल रही थी। इसके बाद ईशियो उछलकर V3 स्पिन किक मारता है और इस हमले को तोजी ने काफी कमाल तरीके से ब्लॉक किया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ईशियो समझ जाता है कि तोजी की भी आत्मा ठीक उसके ही जैसी है। अब उसे लड़ाई में और भी मजा आने लगा था। लेकिन उसी वक्त यूकारिसु भी जाग जाती है और ईशियो देख लेता है कि यूकारिसु एक शॉकर है। अगले ही सेकंड उसने यूकारिसु पर जानलेवा हमला कर दिया था। यूकारिसु भी उसके इस रूप को देखकर डर जाती है। वो तो मित्सुबा उसके हमले के बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। हैरानी के साथ वो अपने भाई से सवाल करता है, इसका क्या मतलब है मित्सुबा? मित्सुबा अपने भाई को बताता है, ये भले ही एक शॉकर है पर लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है। यूकारिसु सुन के हैरान हो जाती है। मित्सुबा को उसके सच के बारे में पता चल गया था। दोनों भाइयों के बीच काफी टेंशन का माहौल था। एक तरफ एक भाई जो शॉकर्स को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता है और वहीं उसी का छोटा भाई एक शॉकर से ही प्यार कर बैठा है। उसकी सच्चाई पता चलने के बाद भी मित्सुबा को उसकी तरफ देख यूकारिसु इमोशनल हो गई थी। वो उसके चेहरे के करीब जाकर बोलती है कि एक बार फिर कहो ना मेरे खातिर, जो कि मित्सुबा अपने भाई के सामने कहता भी है। जिसके बाद यूकारिसु सभी के सामने मित्सुबा को किस कर लेती है। बड़े को नहीं मिली खीर और छोटा मार गया तीर। पर क्योंकि मित्सुबा को अब उसकी पहचान पता चल चुकी है, इसीलिए यूकारिसु का कहना था कि अब वो लोग साथ नहीं रह सकते। शॉकर्स का मिशन था उन लोगों को जानना जो उनके बारे में जानते हैं और उनकी हरकतों पर नजर रखना। पर अब क्योंकि मित्सुबा और उसके साथियों को उनकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है, तो अब उन सभी को खत्म होना होगा। वो शॉकर सिग्नल के द्वारा आसपास के सभी शॉकर्स को बुला लेती है। हम देखते हैं कि शॉकर्स इंसानों के बीच एक आम जिंदगी ही जी रहे थे, पर संदेश मिलते ही वो अपने शॉकर रूप में आ जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ शॉकर्स का पूरा झुंड इकट्ठा हो गया था। यूकारिसु मित्सुबा से माफी मांगती है और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। सभी शॉकर्स एक साथ उन पर हमला कर देते हैं, पर बेचारों की किस्मत इतनी बुरी थी कि आखिर वो गलत लोगों का सामना कर रहे थे। यूकारिसु की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके साथियों की वहाँ बुरी तरह पिटाई हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इंसान होकर भी ये लोग शॉकर्स को कैसे हरा सकते हैं। देखते ही देखते उन्होंने सभी शॉकर्स को जमीन पर ढेर कर दिया था। बेचारी यूकारिसु का तो रोना ही निकल जाता है। और अब बारी यूकारिसु की थी। लेकिन एक बार फिर ईशियो के बीच उसका छोटा भाई मित्सुबा आ जाता है। पहले उसे अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ बात करनी थी, लेकिन ईशियो बिल्कुल नहीं मानता। उसे तुरंत जवाब चाहिए था। मित्सुबा पूछता है कि किस तरह का जवाब। मित्सुबा की गर्लफ्रेंड एक शॉकर है और मित्सुबा उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर सभी लोग वहाँ हैरान हो जाते हैं। ईशियो का मानना है अगर ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो शादी तो करेंगे ही। मित्सुबा के पास यहाँ बस दो ही रास्ते हैं, या तो यूकारिसु के साथ शादी करना या तो उसे छोड़ देना। जैसे ही वो बीच के रास्ते की बात करने लगता है, उसके गाल पे रैपट आके लगता है। ऐसा नहीं था कि मित्सुबा यूकारिसु के साथ शादी नहीं करना चाहता था, बस ये बहुत बड़ा फैसला है और अचानक उसे यूं सभी के सामने चुनना पड़ रहा है। अब अचानक वहाँ वो मॉन्स्टर भी आ जाता है जो हमें सुपरमार्केट में दिखा था। वो अपने इतने सारे शॉकर्स को हारा हुआ देख हैरान था। तोजी और यूरिको उसे वहाँ देख घबराने लगते हैं। ईशियो तो उसकी हालत को देख उसकी बेइज्जती करने लगता है। क्या ये सुकड़ा दुबला पतला सा एक मॉन्स्टर है? ईशियो को यूं बार बार चिल्लाते हुए देख वो आदमी ईशियो से कहता है कि भौंकना बंद करो। तुम्हें देख के ही पता चलता है कि तुम जहाँ भी जाते हो दूसरों के लिए मुसीबत बनते हो। तुम्हारी हरकतें तुम्हारे संस्कार बयां कर रही है। ईशियो ट्रिगर हो जाता है और उसके मुंह पर एक जोर का घूंसा रख देता है। उसके मुक्के से उसके चेहरे का मास्क फट जाता है और उसका डरावना मुंह सभी के सामने आ जाता है। वो बहुत ही ताकतवर था। उसने ईशियो को बहुत दूर फेंक दिया था। उस आदमी को यहाँ देख यूकारिसु बहुत ही ज्यादा डर रही थी। मित्सुबा उससे वादा करता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा और अचानक ही वहाँ से भागकर वो कहीं और ही जाने लगता है। यूकारिसु को बुरा लग रहा था। वो मित्सुबा को मारना चाहती थी और मित्सुबा उसे ही बचा रहा है। वहाँ यूरिको, ईशियो और तोजी के बीच झगड़ा होने लगता है कि इस मॉन्स्टर से कौन लड़ेगा। उनकी बच्चों जैसी हरकतों को देख वो मॉन्स्टर भी हंसने लगता है।
लेकिन उसकी हंसी बहुत ही अजीब थी, जैसे किसी इंसान की हंसी की आवाज दूर से गूंज रही हो। गुस्से में इशियो अकेला ही उस पर हमला करने आगे बढ़ जाता है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने उसकी टांग को हवा में ही पकड़ लिया था। उसने काफी जोर से इशियो को जमीन पर पटक ही दिया था। वो तो आखिरी पलों में तोजी उसे पकड़ लेता है। यूरिको उसकी गर्दन को पकड़कर उसे पटकने की कोशिश करती है, पर यह पासा उस पर ही उल्टा पड़ गया था। उसका ध्यान न होने पर तोजी उस पर राइडर पंच मारता है, पर इसका भी उस पर कुछ खास असर दिख नहीं रहा था। वो तोजी को उल्टे हाथ का चाटा मारता है। तभी इशियो उसके पीछे से आकर उस पर कई सारे चॉप मारता है। उस मॉन्स्टर का पूरा ही चेहरा एक मास्क था जो कि अब उतर गया था। यूरिको ऊपर से लेके नीचे तक पूरी कांप रही थी। ये आदमी और कोई नहीं, कामिन राइडर शो का मॉन्स्टर स्पाइडरमैन है। इशियो का शरीर भी इस आदमी का असली रूप देखने के बाद कांपने लगा था। उस मॉन्स्टर के आसपास में अलग सी काली ताकत दौड़ रही थी। जैसे इशियो ने उसका चेहरा गिराया, वैसे ही वो मॉन्स्टर उसका चेहरा अलग करने उसके मुंह पर हमला करता है। इशियो उसके हमले से बच जाता है, पर वहाँ जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। वो मॉन्स्टर उछलकर वापस से इशियो पर हमला करता है। इस बार इशियो के बचने का भी कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ऐन वक्त पर कोई चीज उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि ये तो और कोई नहीं, कामिन राइडर का मास्क पहने हुए मित्सुबा है। वहाँ सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिस कामिन राइडर का मास्क और गॉन्गलेट उसने हाथ में पहना है, उसे शो में राइडर मैन के नाम से जाना जाता था। हमें पता चलता है कि मित्सुबा इसीलिए भागा था ताकि वो घर जाके ट्रांसफॉर्म हो सके। उसने स्पाइडरमैन को अपनी लोहे की रस्सियों में टाइटली बांध दिया था। अब इनके पास बस यही मौका था यहाँ से भाग निकलने का। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि वो इस ताकतवर मॉन्स्टर का सामना फिलहाल तो नहीं कर पाएंगे। स्पाइडरमैन उन लोहे की रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये उसके लिए भी इतना आसान नहीं है। 2 टैंक भी मिलकर खींचे तो भी इस लोहे की रस्सी को तोड़ना संभव नहीं है। मित्सुबा युकारिसु को उसके साथ भागने को कहता है, लेकिन वो तो वहीं फ्रीज हो गई थी। उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड भी एक राइडर है। मित्सुबा समझ जाता है कि युकारिसु उसकी कहानी सुनना चाहती है। इन सब की शुरुआत हुई थी कामिन राइडर शो से V3 स्पेशल। V3 की भी कहानी लगभग उनके ही जैसी थी। उसने भी मॉन्स्टर के द्वारा अपनी फैमिली, अपनी छोटी बहन को खोया था। अपनी इस बदले की आग में उसने एक बड़ी कुर्बानी भी दी थी। उसने कामिन राइडर 1 और कामिन राइडर 2 से कहा कि मुझे साइबॉर्ग बना दो। अपनी इस इंसानियत के इस सैक्रिफाइस के बाद वो और भी ताकतवर हो गया। मित्सुबा और इशियो उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए। उन दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा कि कौन V3 बनेगा। हमेशा इचियो ही V3 बनता था। तो एक दिन इचियो ने कहा, जिस दिन तुम मुझे हरा दोगे उस दिन तुम V3 बन जाना। जिसके तुरंत बाद मित्सुबा अपने भाई को एक घूंसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसके सामने वो सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। तब से लेके बड़े होने तक हमेशा उनमें लड़ाइयाँ होती रही। एक दिन मित्सुबा ने अपने भाई को बराबर की टक्कर दी। मित्सुबा के इन मूव्स को देखकर इचियो भी हैरान था। उस दिन उस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। मित्सुबा अपने भाई से रोते हुए कहता है कि मुझे एक बार V3 बनने दो, लेकिन इचियो ने बहुत ही रूडली उसे साफ मना कर दिया था। पर उस दिन इचियो ने उससे कहा कि वो राइडर मैन है, और इतना कहकर वो उसके उल्टे हाथ को तोड़ देता है और उसे राइडर मैन का मास्क तोहफे में देता है, जो कि सीरियल में V3 का पार्टनर है। शो के अंदर शुरुआत में राइडर मैन एक साइंटिस्ट होता है, पर उनका जनरल उससे जलता था, जिस वजह से उसके सीधे हाथ को एसिड के कंटेनर में डाल दिया जाता है। पर उसके साथ ही साइंटिस्ट उसकी बहुत इज्जत किया करते थे और उन्होंने उसके लिए रोबोटिक हाथ बनाया। इचियो ने जब से मित्सुबा का हाथ तोड़ा है, वो तब से इसे अपनी अच्छाई बता रहा था। शो के अंदर राइडर मैन ने असल में अपना सीधा हाथ गवाया था, पर इचियो ने अपने भाई का दूसरा हाथ तोड़ा क्योंकि वो राइट हैंडेड है। वो इचियो के इस अच्छे पने के लिए उसके मुंह पे घूंसा मारता है। युकारिसु मित्सुबा से पूछती है कि क्या वो राइडर मैन बनकर खुश है, जबकि उसे V3 बनना था। मित्सुबा कहता है कि राइडर मैन इकलौता एक ह्यूमन है, जबकि बाकी सारे कामिन राइडर साइबॉर्ग हैं। उनसे अलग राइडर मैन का बस एक हाथ ही रोबोटिक है, जो कि उसे सबसे कमाल का कामिन राइडर बना देता है। खैर, अब मित्सुबा सभी को फटाफट यहाँ से भागने को कहता है। उनकी ये कहानी और ये बकवास स्पाइडरमैन भी वहाँ खड़ा सुन रहा था।
उसे ये कहानी मजेदार लगती है और वो सोचता है कि आखिर ये लोग है कौन। खैर वो युकारिसु के माइंड पर कब्जा करने लगता है और उसे ऑर्डर देता है कि मित्सुबा को खत्म कर दो। जब मित्सुबा युकारिसु को लेके भाग रहा था तब अचानक युकारिसु अपना आपा खो देती है। उसने मित्सुबा पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। मित्सुबा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और वो सभी को उनके मामले में दखल देने से भी मना कर देता है। युकारिसु मित्सुबा का मुंह तोड़ने ही वाली थी, तभी मित्सुबा उसे आई लव यू कह देता है। ये सुनकर युकारिसु वहीं अचानक जम जाती है। इचियो ने जो मित्सुबा से सवाल किया था उस वक्त वो उसका साफ जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन अब वो उससे कहता है कि उसके शौकर होने के बावजूद वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। ये सुन युकारिसु हैरान रह जाती है। उसके दिमाग में बस शादियों की घंटियां ही बज रही थी। उसके चेहरे पर जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। वो मित्सुबा से चिपक कर कहने लगती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। इतने रोमांटिक सीन के बीच अचानक सीन वापस से स्पाइडरमैन पर जाता है, जो अपनी हड्डियों को तोड़कर उस जाल से आजाद हो गया था। उसका पूरा शरीर डार्क एनर्जी से भरने लगता है। वो अपने असली डरावने मॉन्स्टर रूप में आ गया था। उसके पंजे बड़े, वो काफी विशाल दिख रहा था। युकारिसु उसके हमले के बीच में आ जाती है और सभी को पीछे हटने को कहती है। स्पाइडरमैन सभी को एक साथ ही पटक देता है। स्पाइडरमैन हैरान था कि उसके शौकर ने उसे ही धोखा दिया और अब वो उसके ही खिलाफ उसके सामने खड़ी है। एक एक करके सभी लोग युकारिसु के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि इस मॉन्स्टर से मैं लड़ूंगा। और तभी उन सभी के आगे तोजी खड़ा हो जाता है। वो सभी को वो एपिसोड याद दिलाता है जब राइडरमैन को टोका गैरोन ने हराया था। उसकी रिकवरी के बाद तुरंत ही उसे रिवाइव मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ा। फिर भी कामेन राइडर डरा नहीं, उसने उन सब का डट कर सामना किया। उसकी यही जाबाजी देखकर तोजी ने उस दिन तय किया था कि वो कामेन राइडर बनेगा। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। तोजी पूरे जोश के साथ स्पाइडरमैन पर कामेन राइडर पंच मारने को जा रहा था। उसकी ये खतरनाक स्पीच और अंदाज देख सभी लोग वहाँ हैरान रह जाते हैं। स्पाइडरमैन को भी एक पल के लिए तोजी में कामेन राइडर दिखने लगा था और इस बार का तोजी का मुक्का बहुत ही ज्यादा दमदार था। स्पाइडरमैन भी एक बार को ये देख हैरान रह गया था, लेकिन अब वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। स्पाइडरमैन नहीं चाहता था कि इस नमूने की वजह से उसके और उसके साथियों के बारे में दुनिया को पता चले, इसीलिए वो अपने शॉकर्स को खत्म कर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ भीड़ को लगने लगता है कि ये किसी शो की शूटिंग चल रही है। वैसे आज तो तोजी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अभी इचियो यहाँ से सभी को सीधा अपनी छोटी बहन के पब ले आता है और उसकी छोटी बहन फुताबा उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो तो उसको देखते ही उस पे भड़कने लगती है और इन दोनों के बीच गर्मा गर्मी का कारण था कि फुताबा को कामेन राइडर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फुताबा तो इचियो को साफ यहाँ से निकल जाने को कहती है। आखिर में मित्सुबा उन दोनों के बीच में आता है और फुताबा को शांत करने की कोशिश करता है। मित्सुबा फुताबा का छोटा भाई है। वो अपनी बड़ी बहन को बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए हैं। उनके दोस्तों को देखने के बाद वो कहती है कि ये लोग तो सर्कस से आए हुए लग रहे हैं, जिस पर इचियो उस पे गुस्सा होने लगता है। खैर वो इन लोगों को एक प्राइवेट कमरा देने के लिए मान जाती है, पर अगर इन्होंने शोर मचाया तो वो इन्हें उठा के बाहर फेंक देगी। अब इसके बाद हम इन सभी को शराब का जाम लगाते हुए देखते हैं। इचियो तोजी के मुक्के की तारीफ करता है। यूरिको उन दोनों को शराब पीता हुआ देख कहती है, ढूंढने भी जाओगे तो भी तुम्हें ऐसा कोई कामेन राइडर नहीं मिलेगा जो शराब पीता हो। पर असल में आज यह जश्न का ही माहौल था, क्योंकि आज यही यहाँ मित्सुबा और यूरिको की शादी होने वाली है और यहाँ ये फैसला अकेले इचियो ने ही लिया है। दोनों होने वाले मियाँ बीबी दंग रह जाते हैं और इचियो वहाँ उनकी शादी की अनाउंसमेंट भी शुरू कर देता है। इतना शोर सुन के फुतावा भी वहाँ चिल्लाने आ जाती है। इचियो से मित्सुबा की शादी के बारे में बताता है और उसे भी यहाँ बैठने को कहता है, क्योंकि वो भी एक फैमिली मेंबर है। मित्सुबा उसे यूरिको से मिलवाता है। ऐसा लग रहा था जैसे फुतावा वहाँ फटने वाली है, पर नहीं, वो भी उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है। इचियो शादी के इस मौके पर मित्सुबा को भी कुछ कहने को कहता है। मित्सुबा सबसे पहले वो सभी को यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया कहता है, पर इससे भी एक बात है जो मित्सुबा को बहुत वक्त से परेशान कर रही है। युकारिसु को लगने लगता है कि ये बात उसके शौकर होने की है, पर ऐसा नहीं था। मित्सुबा ने सभी के सामने युकारिसु को प्रपोज किया था, जिसके बाद उसने भी अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में बताया था, पर उसे अभी तक उसके
उसकी शादी वाले सवाल का जवाब नहीं मिला है, मित्सुबा एक बार फिर युकारिसु से पूछता है कि क्या वो उसके साथ शादी करके उसके साथ पूरा जीवन बिताएगी, जिस पर वो उसे किस करके हाँ बोलती है और वहीं सभी के सामने उनकी शादी हो जाती है। फुताबा तो ये सारा ड्रामा देखकर हैरान ही रह जाती है। खैर अब युकारिसु और तोजी उसे अपने बारे में बताते हैं। युकारिसु भी उसे अपने बारे में बताती है, पर लेकिन उसे ये याद नहीं कि वो ऐसी कैसे बन गई। इन शॉकर्स का काम था उन लोगों पे नजर रखना जिनको उनके बारे में पता है। एक दिन युकारिसु सीधा मित्सुबा से डेट के बारे में पूछती है और मित्सुबा भी तुरंत हाँ कर देता है। युकारिसु तो हैरान ही रह जाती है। मित्सुबा का कहना था कि वो उससे जल्दी बोर हो जाएगी क्योंकि वो डेट के वक्त या फिर पूरे वक्त वो बस कामेन राइडर की ही बातें किया करता था, लेकिन यूरिको तो उसे वक्त के साथ पसंद करने लग जाती है और शायद यही वजह है कि उनके माइंड गेम्स का असर उसके ऊपर होना बंद हो गया था। लेकिन इसकी वजह से शॉकर्स के लोग उसे मारने कभी भी आ सकते हैं। मित्सुबा उससे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और उसे गले लगा लेता है। फुताबा तो इस ड्रामे से बाहर जाने लगती है। इचियो से रोकते हुए कहता है कि छोटी बेवकूफ बहन, क्या तुम इन्हें शादी की बधाई नहीं दोगी? अब यहीं उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो इचियो के जोर से मुंह पे लात मारती है। इचियो भी मुस्कुराता है, तुम लड़ना चाहती हो? जिसके बाद वो भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है, पर लेकिन फुताबा उसके मुंह पे एक और लात मारती है और उसकी ये हरकतों को नौटंकी कहती है। आज वो इतना ज्यादा भड़क गई है कि वो शुरू से लेके अब तक का गुस्सा उस पर निकालने लगती है। जब उसने सेकंड क्लास में उसके दोस्तों के सामने वो नौटंकी की थी, उसकी वजह से आज भी 10 साल बाद उसे लोगों से सुनना पड़ता है। इचियो अपनी सफाई में कहता है कि उस वक्त वो शॉकर से लड़ रहा था। फुताबा उसके सिर पर एक और लात मारती है और कहती है कि एक पॉइंट पर पागल तो तुम थे, पर तुम्हारी वजह से लोग उसे ही पागल समझने लगे। इचियो की हरकतों की वजह से उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गए। वो उसका कॉलर पकड़कर कहती है कि ये सब उसके साथ आज तक हो रहा है। उसके पास ऐसा कोई नहीं जिसे वो दोस्त कह सकती है और इन सब के बावजूद वो उसके पब में आता है और अपने दोस्तों को भी चिल करने के लिए लाता है। आज उसने इचियो को मारने का पूरा मन बना लिया था। इसने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। वैसे वो मित्सुबा के लिए वाकई में खुश है और उसे कांग्रेचुलेट भी करती है। इचियो वापस अपनी V3 वाली नौटंकी के साथ अपने आप को छुड़ा लेता है और कहता है कि तुम्हें यकीन हो या ना हो, हम आज भी शॉकर से फाइट कर रहे हैं। खैर वो अब इन सब से थक चुकी है, अब उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन हाँ, वो एक और तगड़ा घूसा इचियो के मारती है। अब इसके कुछ देर बाद हम इन सभी को शराब पी पी कर टल्ली होते हुए देखते हैं। असल में सिर्फ इचियो और तोजी ने ही दबाकर पी हुई थी। इचियो युकारिसु से पूछता है कि क्या वो उनके साथ शॉकर्स के खिलाफ लड़ेगी। वो कहती है कि वो हमेशा मित्सुबा के साथ है और उन सब की ही वजह से वो आजाद हो पाई है। अब क्योंकि सभी यहाँ मौजूद हैं जो शॉकर्स के खिलाफ लड़ेंगे, तो इचियो एक प्लान बनाने के बारे में कहता है, पर उससे पहले वो थोड़ी और बियर पीना चाहता है। अब सीन चेंज होता है और हम दो गैंग के लीडर्स को आमने सामने देखते हैं जिनके बीच मोटे पैसों की गड्डियों की डील हो रही थी। अब जब तक दोनों के ही लोग माल का हिसाब कर रहे हैं, एक बॉस कुछ मजेदार करने की बात करता है। वो कहता है क्यों ना तुम्हारा एक आदमी मेरे एक आदमी से लड़ाई करे और जो भी जीतेगा उसे 1 मिलियन का इनाम मिलेगा। 3 लोग फटाक से लड़ने के लिए मान जाते हैं। वो दूसरा बॉस उससे पूछता है तुम्हारा वो आदमी ताकतवर तो है ना? पहला बॉस अपने आदमी को नकाओ को लेके आने को कहता है। वो बॉस कहता है कि आजकल वो मुझे भी हरा रहा है। हम दूसरे रूम में नकाओ को स्मोकिंग करते हुए देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ उन्हीं शॉकर्स चोरियों के बारे में सोच रहा था। तभी वही आदमी नकाओ को बताता है कि उसे बॉस ने बुलाया है और हमें पता चलता है कि नकाओ ही खुद उसके आदमियों से लड़ना चाहता था। वो दूसरा गैंगस्टर नकाओ को देखकर कहता है कि तुम तो बूढ़े हो, तुम्हारी उम्र तो मुझसे भी ज्यादा होगी। वो नकाओ से उसकी उम्र के बारे में पूछता है। नकाओ उसे अपनी एज 43 बताता है। बॉस फिर से बोलता है कि जो नकाओ को पहले हराएगा उसे 1 मिलियन का इनाम मिलेगा और अगर नकाओ जीतेगा तो ये पैसे उसे मिल जाएंगे। पहले एक गंजा आता है जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो नकाओ को कुछ भी नहीं समझ रहा था। नकाओ उसे कुछ भी करने का मौका ही नहीं देता और उसका मुंह तोड़ देता है। अब एक छोटा आदमी आता है जो कभी बॉक्सर हुआ करता था।
उसने नकाओ की नाक पे चोट मार दी थी। नकाओ उसे अपना चश्मा पकड़ने को देता है और उसका ध्यान ना होने पर उसकी नाक फोड़ देता है। अब एक आखिरी बंदा बचा था जो बहुत ही हट्टा कट्टा था। हमें पता चलता है कि ये एक एक्स सुमो रेसलर है। नकाओ बड़ा ही बेरहम उसने उसके अखरोट फोड़ दिए और फिर उसके मुंह के 2 दांत भी तोड़ देता है। नकाओ इस चैलेंज के साथ वो 1 मिलियन भी जीत गया था। तभी वो दूसरा बॉस बोलता है कि अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, अगर तुमने मेरे अगले बंदे को हरा दिया तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। ये उसी डील के पैसे में से ही पूरे 5 मिलियन येन थे। पहला बॉस उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। वो अपने उस आदमी की तारीफ में बोलता है कि वो कभी नहीं हारा है। अब ये सुन पहले बॉस को भी दिलचस्पी होने लगी थी। वो नकाओ से पूछता है कि उसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नकाओ को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। हम देखते हैं कि उसका वो आदमी और कोई नहीं स्पाइडरमैन था। उसका बॉस उसका नाम कुमोटा बताता है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, अचानक वहाँ गोलियों के चलने की आवाज आने लगती है। नकाओ के दोस्त उसके पास भाग कर आते हैं। अचानक 3 गुंडे वहाँ गन लेकर आ गए थे। नकाओ अपने दोस्तों को लेकर नीचे झुक जाता है। वो देखता है कि इन लोगों ने उसके बॉस और बाकी सभी को मार दिया है। नकाओ एक के ऊपर टेबल फेंक के मारता है और अपने दोस्तों को कहता है कि बॉस को लेके यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही वो नकाओ पे वापस बंदूक तानने वाला था, वो एक और चीज फेंक के मारता है और वो भी अपने दोस्तों के पीछे भाग जाता है। उस गुंडे का साथी उसके पास आकर कहता है कि उन चूजों को भागने दो। इन गुंडों का मकसद पैसे और ड्रग्स को चुराना था जिसकी आज यहाँ डील होने वाली थी। नकाओ देखता है कि उसका बॉस मर चुका है। नकाओ अपने दोस्तों को गुजारा करने के लिए कुछ पैसे देता है और वो उनके साथ नहीं आ रहा है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन वापस से खड़ा हो गया है और ये चारों लोग हैरान हैं। इतनी बार गोलियां चलाने के बाद भी ये अभी तक खड़ा है। अब वो अपने असली मॉन्स्टर रूप में आ जाता है। बाहर से ये सब नकाओ भी देख रहा था। उसकी ही आंखों के सामने स्पाइडरमैन सभी को मार देता है। उसके दिमाग में बस यही एक चीज चल रही थी कि क्या ये एक शॉकर मॉन्स्टर है। अब स्पाइडरमैन उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, नकाओ को कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। वो समझ गया था कि उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने दिख रही है। अब अचानक सीन चेंज होता है और हम नकाओ का बचपन देखते हैं। हम देखते हैं कि सभी बच्चों की ही तरह नकाओ को भी बचपन में कामिन राइडर ही पसंद था। उसके फादर उसके लिए कुछ नया बनाकर लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये उनकी नई डिश है जो उनका फ्यूचर डिसाइड करेगी। वो नकाओ को इसे चख कर बताने को कहते हैं कि ये कैसी है। नकाओ को ये डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। उसके फादर उसे बताने लगते हैं कि ये डिश उन्होंने किस तरह से बनाई है और इसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा था। वो इस डिश को बनाने के लिए अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील करते हैं और अगर ये प्लान उनका चल जाता है तो शायद नकाओ की माँ उनके पास वापस आ जाएगी। नकाओ भी खुश हो जाता है। उसके फादर ने इस डिश का नाम दिया था सुपर स्टफ रेड बीन तयाकी। अगले दिन बाप बेटे अपनी तयाकी बेचने मार्केट में निकलते हैं, पर लेकिन आज का मार्केट उनके लिए पूरी तरीके से खाली था। नकाओ अपने पापा को यकीन दिलाता है कि अगले दिन उनकी तयाकी जरूर बिकेगी, पर ऐसा नहीं होता। कई दिन बीत जाते हैं और उनकी एक भी तयाकी नहीं बिकती। उसके फादर मानो डिप्रेशन में चले गए थे। एक दिन जब नकाओ अपने घर में कामिन राइडर का मास्क बना रहा था, उसके फादर घर आते हैं। नकाओ अपने पापा को वो मास्क दिखाता है, पर तभी वो देखता है कि उसके पापा के साथ कोई औरत खड़ी है। हमें पता चलता है कि कर्ज में डूबे होने की वजह से नकाओ का फादर इस औरत का गुलाम बन गया है और आज वो यहाँ नकाओ से आखिरी बार मिलने आया है। उसके फादर उससे कहते हैं कि वो उसके कोई सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। ये सब वो कर्जा उतारने के लिए कर रहा है। वो नकाओ को अपने दादा के पास वापस जाने को कहता है। नकाओ अपने पापा को जाने से मना करता है कि वो कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाकर उस औरत के पीछे चले जाते हैं। उसका बनाया कामिन राइडर का मास्क भी टूट चुका था। अगले दिन नकाओ अपने गाँव अपने दादा के घर जा रहा था। रास्ते में कुछ बच्चे झगड़ा कर रहे थे कि कामिन राइडर मैं बनूंगा। तब उनमें से एक बच्चा पूछता है कि फिर शॉकर कौन बनेगा। नकाओ उनसे बात करता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग राइडर ही क्यों बनना चाहते हो।
जिस पर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि ये कैसा सवाल है। कामिन राइडर कूल होता है, वो सबकी मदद करता है। नकाओ कहता है कि ये सब बकवास है, वो शॉकर बनेगा। वो बच्चे उससे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, या तुम पागल हो गए हो। वो कामिन राइडर की और तारीफ करने लगते हैं कि कामिन राइडर सबकी मदद करता है, वो खतरनाक मॉन्स्टर से भी लोगों को बचाता है। जिस पर नकाओ की आंखें नम हो जाती है, वो वहाँ रोना शुरू कर देता है। वो सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। नकाओ सोचने लगता है कि उसके फादर ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ और आखिर में कोई उनकी मदद करने नहीं आया। नकाओ चिल्लाकर बोलता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग या सुपर हीरो जैसी कोई चीज नहीं होती। वो बोलता है कि वो शॉकर बनेगा और अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जिसके बाद नकाओ कामिन राइडर को ललकारता है और एक शॉकर की तरह ई करता है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन का हाथ नकाओ के शरीर से पार हो गया है। नकाओ स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम तो एक शॉकर मॉन्स्टर हो ना, तो तुम मुझे शॉकर का हिस्सा बनने दो। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, वो एक शॉकर बनना चाहता था। नकाओ ई करते हुए स्पाइडरमैन के मुंह पर खून की उल्टी कर देता है। आखिर में उसने स्पाइडरमैन के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम नकाओ के दोस्तों को देखते हैं जो दबा के खाना पेल रहे थे। भरपेट खाते हुए उन्हें अचानक से याद आता है कि नकाओ अभी तक नहीं आया। वो सोचते हैं कि वो उसके इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, तो चलो इंतजार करते करते खा ही लिया जाए। वहीं एक पार्क में नकाओ को होश आता है। उसे तो लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। जब नकाओ के दोस्त खा पी के फुल हो चुके थे, उसी वक्त नकाओ भी वहां आ जाता है। नकाओ के दोस्त इतना सारा खून देखकर हैरान रह जाते हैं। नकाओ बताता है कि वो ठीक तो है, पर लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। तभी रेस्टोरेंट की स्टाफ वहां आती है। वो बताती है कि रेस्टोरेंट को बंद करने का वक्त हो गया है, इसीलिए वो उन्हें बिल देने आई है। नकाओ हैरान रह जाता है कि इन 3 लोगों ने लगभग 3 लाख येन का खाना खाया है। वो उसे पैसे देकर भेज देता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि एक टाइम पे 3 लाख येन का खाना कौन खाता है। वो बताते हैं कि वो तो पूरे 1 मिलियन येन का खाना खाने वाले थे। खैर नकाओ उन पे गुस्सा भी नहीं होता, क्योंकि उसके साथ काम करके इन्हें ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं है। वो बोलते हैं कि उन्हें उसके साथ काम करके काफी खुशी मिलती है। अब नकाओ उसी शॉकर मॉन्स्टर को याद करते हुए, जिसके बारे में उसे ठीक से याद भी नहीं कि वो सच था या फिर झूठ, वो ई करता है। उसके दोस्त वहाँ हैरान रह जाते हैं। नकाओ एक शॉकर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। नकाओ भी सरप्राइज रह जाता है, लेकिन उसे याद नहीं कि ये सब हुआ कैसे। जब वो लोग मार्केट में घूम रहे थे, तब सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या वो पहले जैसा नहीं हो सकता है। नकाओ घूमकर वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आने की कोशिश करता है, जो कि वाकई में काम भी कर गया था। शॉकर में बनना और ह्यूमन फॉर्म में आना उसके टोटल कंट्रोल में था। नकाओ के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। आखिर उसके बचपन का सपना जो पूरा हो रहा था। उसके दोस्त भी उसकी खुशी में शामिल होने लगते हैं। इस शॉकर फॉर्म में वो ताकतवर भी हो गया है। 120 किलो के बंदे को वो आसानी से उठा सकता है, लेकिन अगर 3 लोग एक साथ चढ़ जाएंगे तो उसके पैर भी कांप जाएंगे। नकाओ थक गया था यार। मोटू बोलता है कि चलो कुछ मीठा खाने के लिए चलते हैं। वैसे जाने की जरूरत नहीं है, वो पार्सल साथ लेकर आया है। वैसे ये सब तो मजाक की बात रही। एक पूछता है कि अब उनकी गैंग का क्या होगा। नकाओ बोलता है कि अब जो उनके बॉस मारे जा चुके हैं, तो ये गैंग भी नहीं रही। नकाओ के दोस्त कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा उसके लिए ही काम करेंगे। जिसके बाद वो तीनों वही स्नैक्स खाने लगते हैं। पर नकाओ अब उनसे एक आम जिंदगी जीने को कहता है, जो सुन अब वो रोना शुरू कर देते हैं। नकाओ उन्हें समझाता है कि एक न एक दिन सबका अंत होता है, भले ही तुम कितनी भी कोशिश कर लो, और शायद उससे तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाए। नकाओ उन तीनों से कहता है कि तुम अभी जवान हो, तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। उसके दोस्त उसके मुंह में तयाकी डाल उसका मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं कि वो जहां भी जाएगा वो भी उसके साथ जाएंगे। नकाओ हैरान रह जाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि ये तयाकी कहां से खरीदी। मोटू इशारा करता है कि उस फूड स्टॉल से। नकाओ घबराते हुए उस फूड स्टॉल की तरफ जाता है। उस फूड स्टॉल के मालिक को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। इन गुंडों ने उसे ये स्टॉल हटाने के लिए कहा था। वो गुंडे नकाओ को पहचान लेते हैं। 10 साल पहले नकाओ ने ही इनकी पिटाई
पिटाई की थी। जैसा कि नकाओ को लगा था, ये फूड स्टॉल और किसी का नहीं, उसके पिता का ही है। अपने पिता को इतने अरसों बाद देख उसकी आंखें भर आती हैं। न जाने उन पे क्या बीत रही होगी और अब वो फिर से तयाकी बेचने लगे हैं। नकाओ को लगता था कि उसकी कोई ख्वाहिशें, कोई उम्मीदें नहीं है, पर ऐसा नहीं था। उसे लगता था कि उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। वो गुंडे नकाओ के फादर के स्टॉल को तोड़ने लगते हैं। नकाओ उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो गुंडा बोलता है कि गलती इस बुढ़े की है, इसने हमारे इलाके में स्टॉल लगाया है। नकाओ के फादर बताते हैं कि ऐसा नहीं है, उन्होंने मैड सॉल्यूशन गैंग से परमिशन ली थी और इस गैंग का लीडर नकाओ का ही बॉस था। अब नकाओ यहाँ समझ जाता है कि वो रेड इनके लोगों ने ही मारी थी और अब उनके बॉस मारे जा चुके हैं तो ये दादागिरी कर रहे हैं। नकाओ गुस्से में बोलता है कि आज भी उनकी गैंग उतनी ही ताकतवर है क्योंकि नकाओ आज भी जिंदा है। वो बदमाश नकाओ पर हमला करता है। नकाओ उसके ही बल्ले से उसकी ही पिटाई कर देता है। वो बदमाश अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाता है। अब इन लोगों को लगने लगा था उनके जो साथी मरे हैं उनको नकाओ नहीं मारा है। वो आदमी हट्टा कट्टा था नकाओ के दोस्तों की, उसने बुरी पिटाई कर दी थी। नकाओ उस पर भी बल्ले से हमला करता है लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। वो आदमी नकाओ पर भारी पड़ रहा था। वो बताता है कि वो अपने टाइम में प्रो रेसलर हुआ करता था। नकाओ उसके सपने का मजाक उड़ाता है और बताता है कि उसका सपना तो ये था। जिसके बाद नकाओ एक शॉकर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस मोटे को पटक कर उसकी पिटाई कर देता है। वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी लोग नकाओ की फोटो खींचने लगते हैं। वो अपने पिता से कहता है कि अब आप बिना डर के अपना सामान यहाँ बेच सकते हैं। नकाओ के पिता उसका शुक्रिया करते हैं। नकाओ जाते जाते कहता है कि उसने उनकी दया की टेस्ट की, उससे अपना बचपन याद आ गया। वो अपने पिता से कहता है कि अपना ख्याल रखना। नकाओ के फादर हैरान रह जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो? उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो कहता है कि बस यहाँ से गुजर रहा एक शॉकर। अगले दिन तोजिमा और उसके दोस्त न्यूज में देखते हैं कि शहर में एक नए शॉकर हीरो की एंट्री हुई है। वो तो इस न्यूज पर यकीन ही नहीं कर पाते हैं। इचियो कहता है कि ये सब बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वहाँ युकारिसु भड़क जाती है। वैसे तो उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वो अब मित्सुबा की वाइफ है और वो भी एक अच्छी शॉकर है। खैर जो भी है, पर लेकिन उनका सामना एक मॉन्स्टर से है। इचियो उनसे पूछता है कि क्या वो एक मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। सभी लोग चुप हो जाते हैं। युकारिसु बोलती है कि एक आम इंसान मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। इचियो बोलता है फिर भी कोई तो था जिसमें उस मॉन्स्टर को हराने की काबिलियत थी। इचियो बोलता है कि वो सबसे पहले तोजिमा को हराएगा क्योंकि उसकी और तोजी की लड़ाई का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। वो एक टूर्नामेंट करने की बात करता है जो कि डिसाइड करेगा उनमें से सबसे ताकतवर कौन है। ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ हैरान रह जाते हैं। वो सभी को 10 दिन की ट्रेनिंग का वक्त देता है जिसके बाद वो सभी वापस मिलेंगे और इस टूर्नामेंट में युकारिसु भी शामिल है। सभी लोग इस टूर्नामेंट के लिए मान जाते हैं। युकारिसु को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब करना ही क्यों है। मित्सुबा उसे समझाता है कि एक दूसरे से लड़के वो लोग और ताकतवर बनेंगे। युकारिसु भी लाइक ये सब लोग पागल हो गए हैं। वैसे हम नकाओ के दोस्तों को देखते हैं जो आज कॉम्बैट गर्ल्स का शो देखने आए थे। वो नकाओ को अपने साथ नहीं लेकर आए क्योंकि उसे इसमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगली बार वो नकाओ को भी यहाँ लेकर आएंगे। अब इन तीनों के पास ही हम 3 और लड़कों को देखते हैं जो यही शो देख कर आ रहे हैं। उस सुनसान से रास्ते के बीच एक सुंदर सी तगड़ी लड़की तनाका नाम के लड़के को आवाज देती है। वो उससे अकेले में बात करना चाहती थी। तनाका के दोस्तों को लगता है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, पर लेकिन तनाका तो उस लड़की को देखकर घबरा रहा था। तनाका अपने दोस्तों को आगे भेज देता है। वो सीधा उसके पास आके पूछती है कि उस पर की हुई शॉकर ब्रेन वॉशिंग अब काम क्यों नहीं कर रही। तनाका बोलता है कि वो ये बात नहीं समझ पाएगी और दोनों ही एक शॉकर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो लड़की एक ही मुक्के में तनाका की गर्दन तोड़ देती है। अब हम एक और शॉकर कॉम्पिटेंट को देखते हैं जो आज अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उसी वक्त वहाँ वो फीमेल शॉकर कॉम्पिटेंट भी आ जाती है। वो सीधा उससे सवाल करती है कि उस पे ब्रेन वॉशिंग का असर क्यों नहीं हो रहा है। वो जवाब नहीं देता और फीमेल शॉकर उसे भी मार देती है। अब हम एक और शॉकर कॉम्पिटेंट को देखते हैं जो अब फैमिली वाला बन गया है। उसके रास्ते में वही फीमेल कॉम्पिटेंट आ जाती है। इस शॉकर ने अफवाहें तो सुनी थी कि जिन शॉकर्स पे माइंड कंट्रोलिंग फेल हो गई है उन पे हमले हो रहे हैं। वो उससे पूछता है कि कहीं वो तुम ही तो नहीं हो। फीमेल कॉम्पिटेंट
कॉम्पिटेंट इसके बारे में सब कुछ जानती थी कि कैसे इस शॉकर ने परिवार बसा लिया है और इसके बच्चे भी हैं। वो उससे भी वही सवाल करती है कि तुम अब ब्रेन वॉश क्यों नहीं हो। वो शॉकर जवाब देता है क्योंकि वो अब प्यार में है। पर फीमेल कॉम्पिटेंट तो प्यार का मतलब ही नहीं जानती थी। शॉकर बोलता है कि अगर तुम्हें प्यार हुआ होता तो शायद तुम भी खुश होती। जिसके बाद वो अपने खंजर से उस पे हमला कर देता है। ये वाला शॉकर बाकियों से ताकतवर था। वो बताता है कि शॉकर कॉम्पिटेंट की ताकत से उनकी पुरानी इंसानी ताकत के बारे में पता चलता है। वो उसे अच्छी टक्कर देते हुए बताता है कि वो पहले आर्मी में था। उसने फीमेल कॉम्पिटेंट को लगभग घुटनों पे ला दिया था। वो बोलता है कि उसकी ताकत का राज प्यार है। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, यहाँ तक कि वो इस वक्त एक मॉन्स्टर को भी हरा सकता है। और तभी बैटमैन मॉन्स्टर उसके सिर को पूरी तरह कुचल देता है। ये वही मॉन्स्टर था जिसने इचियो और मित्सुबा के ग्रैंड पेरेंट्स को मारा था। बैटमैन उससे बोलता है कि शायद तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया है। वो उसे अपना खून पीने के लिए देता है जिसे पीकर वो और ताकतवर हो जाएगी। हम इचियो को देखते हैं जो स्टूडेंट्स के ग्राउंड में माइंड ट्रेनिंग कर रहा था। वो बार बार उस स्पाइडरमैन मॉन्स्टर से हार रहा था। स्कूल के बच्चे उसे पागल समझ रहे थे। यूरी को भी अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग कर रही थी। युकारिसु भी मित्सुबा की ट्रेनिंग में उसकी मदद कर रही थी, लेकिन वो मित्सुबा को एक बार भी छू नहीं पा रही थी। मित्सुबा जानता है कि वो ताकत के मामले में शॉकर और मॉन्स्टर दोनों से ही कमजोर है, इसीलिए वो अपने डिफेंस को हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। लेकिन मित्सुबा के होठों को देख वो अपने आप को रोक नहीं पाती और युकारिसु के किस के सामने मित्सुबा का डिफेंस भी फेल हो जाता है। हम तोजी को वापस वहीं उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे देखते हैं जहां वो अक्सर ट्रेनिंग करता है। लेकिन उस दिन से आज का दिन पूरी तरह अलग है। आज वो अपने आप को कोस नहीं रहा है। वो चिल्ला चिल्ला के जंगल को बता रहा है कि उसने शॉकर से लड़ाई की है, उसने एक मॉन्स्टर से लड़ाई की है। उसका शोर सुन के वो भालू वापस आ जाता है। वो यहाँ बदला लेने आया है अपनी बेइज्जती का। तोजी भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भालू उसकी तरफ बढ़ता है और तोजी राइडर पंच के साथ उसका मुंह तोड़ देता है। ये मुक्का इतना जोरदार था कि भालू यकीन नहीं कर पाता ये मुक्का एक इंसान ने मारा है। पर एक भालू होकर वो एक इंसान से कैसे हार सकता है? समाज में उसकी इज्जत का क्या होगा? वो धक्का मार के तोजी को दूर फेंकता है, लेकिन तोजी वापस पलट के आता है और जोरों की लात उसकी गर्दन पे मारता है। तोजी के हाथों उसकी बहुत बुरी पिटाई हो रही थी, लेकिन वो भी जंगल का राजा था, वो हार नहीं मान सकता। तोजी उछलकर राइडर किक मारने उसकी तरफ बढ़ता है। उसी वक्त भालू के शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। मानो उसके चेहरे के गुस्से को देख उसका शरीर खुद ही हार मान गया हो। भालू को आइडिया आता है और वो जमीन पे लेट जाता है ये दिखाने के लिए कि वो हार मान चुका है। लेकिन तोजी फिर भी नहीं रुकता और अपनी किक के साथ उसकी पूरी जान निकाल देता है। भालू रोते रोते रेंगते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब वो 10 दिनों का वक्त भी खत्म हो गया था। पहले सभी लोग मिलते हैं और एक साथ इचियो के घर जाते हैं। ट्रेन और बस को मिलाकर इन लोगों को यहाँ आने में पूरे 3 घंटे लग गए। लेकिन इचियो ये पूरा सफर अपनी राइडर साइकिल से करता है। वो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही कटा हुआ है। उसने आज तक कभी फोन भी नहीं देखा। वो लोग इचियो से मिलते हैं। इचियो उन्हें वो रिंग दिखाता है जहाँ वो लड़ने वाले हैं। उसने ये रिंग एक रोलर की मदद से बनाया है और ये रोलर वो खुद मिडिल स्कूल से खींच कर लेकर आया था। यानी कि वाकई में इचियो बहुत ही ताकतवर है। खैर इचियो सभी को अपने अपने डंडे चुनने को कहता है जिनके ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है। नंबर के हिसाब से वो लोग टेबल पे अपना नाम लिख देते हैं। पर इस टेबल के हिसाब से युकारिसु और मित्सुबा को पहले लड़ाई करनी पड़ेगी। और ये देखकर युकारिसु ड्रामा शुरू कर देती है कि अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, वो किसी के साथ भी लड़ लेगी पर वो मित्सुबा के साथ नहीं लड़ेगी। इचियो से ड्रामा करने से मना करता है। ये टूर्नामेंट बस एक फॉर्मेलिटी है। जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो किसी को भी कितनी बार भी चैलेंज कर सकता है और जब वो सभी को हरा देगा यानी कि वो सबसे ताकतवर रहेगा। सभी लोग इसके लिए मान गए थे, यहाँ तक कि मित्सुबा भी। तो युकारिसु भी मान जाती है पर वो सबसे पहले मित्सुबा से नहीं लड़ेगी। अब एक कपल के बीच में तो इचियो वैसे ही कमजोर पड़ जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम तोजिमा के खिलाफ लड़ लोगी? वो इसके लिए मान जाती है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम यूरिको से लड़ लोगी? उसके खिलाफ तो उसके अंदर अलग ही गर्मी थी, वो तो उसे फोड़ के रख देगी।
युकारिसु तो मित्सुबा से फाइनल्स में लड़ना चाहती है। जब मित्सुबा सभी को हराते हुए युकारिसु से लड़ने फाइनल्स में आएगा तब वो उसे किस करके उसे आसानी से हरा देगी, जिसके बाद वो उसे प्यार करेगी और ऐसे ही वो इस टूर्नामेंट को जीत जाएगी। सभी लोग उसकी फैंटेसी को सुन हैरान रह जाते हैं। खैर डिसाइड होता है कि वो सबसे पहले तोजिमा से लड़ेगी। तोजिमा भी उसके साथ लड़ना चाहता था क्योंकि वो एक असली शॉकर है। वो बड़ी दरिंदगी जैसी आंखों से उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहने लगता है। युकारिसु बड़े प्यार से उसे मना कर देती है तो तोजिमा तो उसके सामने गिड़गिड़ाना ही शुरू कर देता है। तो युकारिसु भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए मान जाती है और पोज देने लगती है। तोजी उसे चिल्लाकर बोलता है कि फटाफट ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं होती। अब उसने युकारिसु को गुस्सा दिला दिया था। वो फटाफट ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इस वक्त उसका मकसद था तोजिमा को पूरी तरह खत्म कर देने का। तोजिमा भाई साहब के मुंह से तो लार ही टपकने लगी थी। वो तुरंत अपने कामेन राइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन के तुरंत बाद युकारिसु उसके ऑरा को साफ देख पा रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो एक अलग ही इंसान दिख रहा था। तोजिमा धीरे धीरे उसके पास आता है और कामेन राइडर पंच के साथ उसके मुंह को तोड़ देता है। एक ही मुक्के में उसने युकारिसु को ढेर कर दिया था। मित्सुबा बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। उस मुक्के के बाद युकारिसु का शरीर बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। मित्सुबा युकारिसु को किस करता है। वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। उसके चेहरे पे मुस्कान थी। वो खुश दिख रही थी क्योंकि मित्सुबा ने कभी भी उसे आगे से किस नहीं किया था। वो दोनों वापस से किस करते हैं। वो किसी की नहीं सुन रहे थे। सभी लोग उनका ड्रामा देख रहे थे। जब उनका खत्म ही नहीं हो रहा था तब इचियो गुस्से में दोनों के घूंसा मारता है और गुस्से में मित्सुबा से लड़ने के लिए कहता है। अगली बैटल इन दोनों भाई के बीच ही होने वाली थी। मित्सुबा आराम से युकारिसु को रूम में आराम के लिए छोड़ देता है और अपने बैग को उठा लेता है जिसमें उसके वो कपड़े थे जिसको पहन के वो लड़ने वाला था। इचियो की स्लीपर बिल्ड बॉडी देखकर यूरिको का भी पानी निकल आता है मुंह से। सीधा 8th क्लास के बाद आज इन दोनों भाइयों में वापस से सीरियस लड़ाई होने जा रही है। इचियो काफी तेजी से मित्सुबा की तरफ V3 पंच मारने आता है पर मित्सुबा ने उससे भी तेज इचियो के पंच की डायरेक्शन को बदल दिया था और उसे जमीन पर पटक देता है। तोजी और यूरिको तो ये देख हैरान ही रह जाते हैं। मित्सुबा शॉकर्स को हराने से पहले अपने भाई को हराना चाहता है। अब इचियो भी इसको लेके सीरियस हो गया था। वो अचानक ही मैदान में अजीब तरह की वॉक करने लगता है। तोजी ने इस वॉक को पहचान लिया था। ये हीरो वॉक टेक्निक है जिससे सामने वाले की काबिलियत का अंदाजा लगाया जाता है। तोजिमा बोलता है कि इचियो अभी भी अपने V3 पे काम कर रहा है। हम देखते हैं कि मित्सुबा के पसीने छूट रहे थे। मित्सुबा देख पा रहा था कि उसका भाई उस पर बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ रहा है। मित्सुबा ने बचपन में ही आइटिडो इसीलिए सीखा था ताकि वो अपने भाई को हरा सके क्योंकि उसे सबसे कूल V3 बनना था। लेकिन अपने भाई के सामने वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो सका। शुरू में तो मित्सुबा को राइडर मैन बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि शुरू में राइडर मैन V3 का दुश्मन था और जनरल के लिए काम करता था। उसे उसका हाफ मास्क वाला कॉस्ट्यूम भी पसंद नहीं था। लेकिन अब वो राइडर मैन बनकर बहुत खुश है। राइडर मैन भले ही कामेन राइडर जैसा पूरा साइबॉग नहीं है फिर भी उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर पूरे जापान को बचाया था। वो राइडर मैन होने पे गर्व करता है और उसे सबसे कूल मानता है। मित्सुबा सभी की आंखों में एक अलग ही शख्स दिख रहा था। इचियो पहली बार से भी और भी तेज मित्सुबा को पंच मारने आता है। मित्सुबा उसे वापस से पटकने वाला था पर इचियो अपने आप को संभाल कर उसके ऊपर से जंप मारता है। ये इतना ज्यादा कमाल का था कि मित्सुबा भी इसमें खो गया था पर आखिरी पलों में वो भी अपने आप को संभाल लेता है। मित्सुबा अपने आप को और फोकस करने की कोशिश करता है। वो अपने सेंसेस को और तेज करने की कोशिश करता है। वो अपने आसपास के 2 मीटर स्क्वायर्स को अपने शरीर का हिस्सा बना लेता है। जैसे ही इचियो उसके घेरे में उस पर हमला करने आता है वो उसके हमले को ब्लॉक कर उसकी बुरी पिटाई कर देता है। इचियो पलटवार करने की कोशिश करता है पर मित्सुबा उसकी टांग को पकड़कर उसे जमीन पर रगड़ने लगता है। लातों से गालों पर चांटे मारकर इचियो पीछे हो जाता है। पूरी तरह से मित्सुबा इस फाइट को डोमिनेट कर रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे आज बड़ा भाई छोटे भाई के सामने कमजोर पड़ रहा है। यूरिको और तोजी ने मित्सुबा से ऐसी ताकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। इचियो अपने भाई से कहता है,
मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि तुमने इकिदो को मास्टर कर लिया है और अब तुम्हें हराने के लिए मुझे V3 से भी ताकतवर होना होगा। इचियो एक ऊंची छलांग लगाता है और मित्सुबा की तरफ 3 गुना ज्यादा ताकतवर V3 पंच मारता है, लेकिन इस बार भी मित्सुबा उसे जमीन पर रगड़ देता है। इचियो वापस से अपने आप को संभालता है और कहता है कि तुम्हें और ताकतवर होना होगा छोटे भाई, इतनी ताकत के साथ तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। वहाँ ऑडियंस में बैठी हुई यूरिको मन में बोलती है कि उसने तुम्हें कब का हरा दिया है और उसे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब इचियो अपनी टांगों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसके बावजूद वो एक मैक्स पंच मारने की कोशिश करता है जो असल में बहुत ही स्लो था। इचियो के हाथ को मोड़कर वो उसे जमीन पर गिरा देता है और वो इचियो को हार मानने को कहता है, लेकिन यहाँ इचियो की हार नहीं होने वाली थी। वो कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी छोटे भाई, और अपनी बॉडी को रोटेट कर वो उसे इलेक्ट्रिक हीट चॉप मारता है। इस चॉप ने मित्सुबा के पूरे शरीर को ब्लॉक कर दिया था। वो अपने भाई से पूछता है कि उसने बाग्युआजांग कब सीखा, लेकिन इसके बारे में इचियो कुछ भी नहीं जानता था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसका छोटू क्या कह रहा है। शायद ये इचियो का बस एक तुक्का था, पर मित्सुबा को लगता है कि V3 बनने के चक्कर में इचियो काफी आगे निकल चुका है। इचियो मित्सुबा से कहता है कि तुमने भले ही आइकिदो में मास्टरी कर ली है, लेकिन फिर भी तुम कभी भी एक अच्छे राइडर नहीं बन पाओगे। वो मित्सुबा को अपनी पूरी ताकत बाहर निकालने को कहता है। वो उसके राइडर होने की ताकत को बाहर निकालने को कहता है। मित्सुबा पूछता है कि क्या वो एक अच्छा राइडर नहीं है। इचियो उसके सामने पहाड़ जैसा खड़ा हो जाता है और उससे वापस से कहता है कि अपनी राइडर होने की ताकत दिखाओ, और वहाँ काफी तेजी से राई करके चिल्लाने लगता है। तोजिमा, यूरिको, मित्सुबा सभी लोग वहाँ शॉक हो जाते हैं। इचियो के ऐसे चिल्लाने से मित्सुबा को V3 का वो एपिसोड याद आने लगा था जब राइडर मैन ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था। उसका चेहरा आंसुओं से भर जाता है। चिल्लाने में वो भी अपने भाई को टक्कर देने लगता है। तोजी ने भी उनके साथ चिल्लाना शुरू कर दिया था। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत ही बुरा राइडर पंच मारते हैं। उसका मुक्का खाने के बाद इचियो की टांगे कांपने लगी थी, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। वो कहता है कि क्या बस इतनी ही ताकत है राइडर मैन। मित्सुबा को गुस्सा आ जाता है। वो अपने कपड़े उतार देता है। वो चिल्लाता है कि राइडर मैन सबसे बेस्ट है और अपने भाई के मुंह पे पूरी ताकत से राइडर किक मारता है। इचियो बेहोश हो जाता है, यानी कि राइडर मैन यानी कि मित्सुबा जीत गया था। और अब अगली बैटल तोजी और यूरिको के बीच में थी। उनकी लड़ाई से पहले इचियो और युकारिसु दोनों को होश आ जाता है। इचियो खुश होकर कहता है कि फाइनली तुमने मुझे हरा दिया छोटे भाई। जब युकारिसु को पता चलता है कि मित्सुबा जीत गया है तो वो बहुत बुरा फेस बनाकर इचियो को चिढ़ाने लगती है। इचियो युकारिसु के सिर पे मारता है और मित्सुबा की तारीफ करता है। तोजिमा और यूरिको एक साथ ट्रांसफॉर्म होते हैं। युकारिसु तो बस वहाँ बैठकर उनकी बुराइयां ही कर रही थी कि तोजिमा 40 साल का बुढ़ा लगता है जिसने मास्क पहना हुआ है, और यूरिको एक कॉस्ट्यूम टीचर जिसका दिमाग हिला हुआ है। तोजिमा लड़ाई की शुरुआत हीरो वॉक से करता है। इचियो भी उसकी तारीफ करता है और यूरिको इस मौके का पूरा फायदा उठाती है, उसके मुंह पे लात मारती है। वैसे तोजिमा पर इस लात का कुछ खास असर हुआ नहीं था। यूरिको भी हैरान रह जाती है। तोजिमा उसकी तरफ काफी ताकत से राइडर पंच मारता है। वो इस हमले से बड़ी मुश्किल से बच पाई थी। वो अच्छे से जानती थी कि एक मुक्का भी उसको पड़ जाता तो वो वहीं हार जाती। मित्सुबा के तो पसीने छूट गए थे। स्ट्रेंथ के मामले में तोजिमा यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर है। आखिर उसने स्पाइडरमैन को भी तो भागने पे मजबूर कर दिया था। मित्सुबा कहता है कि तोजिमा के अंदर जो ताकत है वो एक अलग ही ताकत है, जिसका सोर्स शायद कामिन राइडर प्रति उसका प्यार है। मित्सुबा अपने भाई की तरफ देखने लगता है कि इचियो भी तो ऐसा ही है। उसे लगने लगता है कि उसके भाई ने उसे जानबूझ के जीतने दिया था। यूरिको तोजी पर लगातार हमले करती है और तोजी उसके हर एक हमले को ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद वो उसे वापस से राइडर पंच मारने की कोशिश करता है। यूरिको लास्ट मोमेंट पर पीछे जंप ले लेती है और तभी तोजिमा उसके सामने अपनी शर्ट फेंक देता है। यूरिको और सभी लोग वहाँ ये देख हैरान रह जाते हैं।
यूरिको इस बात को एडमिट कर लेती है कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वो और कोई नहीं, कामिन राइडर है। पर लेकिन वो भी तो टैकल है, वो इस लड़ाई को बिल्कुल नहीं हार सकती। अब तो यूकारिसु भी उनके असली ट्रांसफॉर्मेशन को देख पा रही थी। तोजिमा उसकी तरफ वापस से हमला करने आता है। यूरिको उसके मुंह पे लात मारती है, लेकिन फिर भी तोजिमा के कदम पीछे नहीं होते। यूरिको फिर से हैरान थी। तोजिमा लगातार उस पे पंच मारने की कोशिश करता है। यूरिको हर बार अपने कदमों को पीछे हटा रही थी। अब तोजिमा उसे लात मारता है। यूरिको उसे पूरी तरह ब्लॉक कर लेती है, फिर भी तोजिमा ने उसे दूर फेंक दिया था। यूरिको को यकीन नहीं हो रहा था। इस हमले से जो उसे लगा भी नहीं, उससे इतनी ज्यादा चोटें आ गई। इचियो कहता है कि तोजिमा तो ताकतवर होता ही जा रहा है। वो मित्सुबा से कहता है कि हमें इसे हराना होगा। यूरिको वापस से खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। वो उस दिन को बिल्कुल नहीं भूल सकती। डॉक्टर कीटो ने टैकल को जहर दे दिया था। जब टैकल को रियलाइज हुआ कि उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है, उसने फिर भी लड़ना नहीं छोड़ा और अल्ट्रा साइक्लोन से दुश्मनों को हराने की कोशिश की। अब यूरिको 24 साल की है, तो वो ये समझ सकती है कि अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की कीमत क्या होती है। लेकिन आज भी वो इस बात को नहीं मानती। वो पहाड़ की तरफ उस बात को चिल्लाती है, आखिर तुमने उसकी जान क्यों नहीं बचाई? खुद को ताकतवर मानते हो, बेवकूफ कहीं के। वो ये बात पूरी जान लगाकर चिल्लाकर कहती है। अब ये बात बोलकर यूरिको को काफी अच्छा लग रहा था। उसे ये बात तब से सता रही थी जब वो 6 साल की थी। हम देखते हैं कि अब यूरिको का भी ऑरा चेंज हो रहा है। वो तोजिमा के मुंह पे काफी ताकतवर लात मारती है। इस बार तोजिमा भी गड़बड़ा गया था, पर उसके कदम झुके नहीं थे। यूरिको तोजिमा को हमला करने के लिए ललकारती है। तोजिमा उस पर कामिन राइडर पंच मारता है, लेकिन यूरिको नीचे झुककर उसकी दूसरी टांग पर लात मारती है। उसको उछालकर वो उसे जमीन पर जोर की पटकी देती है। ये यूरिको का नया मूव था जो उसने इन 10 दिनों में सीखा है। सभी लोग उसके इस नए मूव को देख इम्प्रेस हो गए थे। सबको लगने लगा था कि उसने तोजिमा को हरा दिया है। यूरिको खुश हो ही रही थी और तोजिमा तुरंत खड़ा हो जाता है। वहाँ सबका मुंह फटा का फटा रह गया था। यूरिको सोचती है कि उसे कुछ हुआ भी है या नहीं। ये बच्चों का खेल थोड़ी है जो उस हमले के बाद ये तुरंत खड़ा हो गया। वो तोजिमा को लात मार के देखती है। तोजिमा उसे पंच मारने की कोशिश करता है। यूरिको बाल बाल बचती है। वो ये देख हैरान हो जाती है कि तोजिमा तो पूरी तरह से ठीक है। वो तोजिमा को लात मार के गिरा देती है। अपने घुटनों पर पूरा वजन डालकर वो तोजिमा पर हमला करती है। तोजिमा उसके हमले को ब्लॉक करके उसे जमीन पर पटक देता है। यूरिको की हालत पतली होने लगी थी। तोजिमा वापस से उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूरिको अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर बच जाती है और तोजिमा की गर्दन को ब्लॉक कर लेती है, जिसके बाद वो तोजिमा को उसके सिर के बल पटक देती है। यूरिको को पूरी उम्मीद थी कि अब तो उस पे असर हुआ होगा, लेकिन उसकी तरफ गर्दन घुमाते ही तोजिमा वापस से पैरों पर खड़ा हो गया था। यूरिको अब पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। तोजिमा अब एक इंसान नहीं, वो इंसानों से काफी ऊपर जा चुका है। यूकारिसु भी इस बात को एडमिट करती है कि वो शौकर होकर भी इतनी ताकतवर नहीं है। इचियो सभी को बेवकूफ कहता है कि वो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। तोजिमा हर बार गिर के वापस से खड़ा हो जाता है क्योंकि वो एक कामिन राइडर है। यूरिको भी समझ जाती है। अब उसे लग रहा था कि वो उसे हरा सकती है। वो तोजिमा पर लगातार हमले करती रहेगी जब तक वो पूरी तरह से कोलैप्स नहीं कर जाता। जैसे 2D गेम्स में होता है, हर एक कैरेक्टर के पास उसकी HP बार होती है। उसे तोजिमा पर तब तक हमला करते रहना होगा जब तक उसकी HP बार खत्म नहीं हो जाती। और उसके लिए तो तोजिमा वो लेवल बॉस है जिसमें उस पे एक भी हमला पड़ा तो वो वहीं हार जाएगी। वो तोजिमा की तरफ तेजी से बढ़ती है। उसके हमले से बचकर वो उसको मुक्का मारती है। इस ट्रिक के साथ वो तोजी पर लगातार हमले कर पा रही थी और उसे कमजोर कर पा रही थी। तोजिमा उस पर जितनी बार भी हमला करता वो उससे बच जाती और एक और ताकतवर हमला करती। यूरिको बहुत ही सेफ खेल रही थी। तोजी उसकी तरफ काफी ताकत से लात मारता है। उस हमले से बचने के लिए यूरिको ब्लॉक करते हुए पीछे हटती है। उसे वो हमला लगा भी नहीं था, तब भी यूरिको हवा में घूम जाती है।
सभी लोगों का वहाँ मुंह देख फटा का फटा रह गया था। आखिर में किसी तरह यूरिको अपने आप को संभाल लेती है। तोजिमा पूरी ताकत लगाकर यूरिको को राइडर पंच मारने आता है। यूरिको भी उसके सामने हार नहीं मानने वाली थी। वो तोजिमा के हमले से बचते हुए उसके मुंह पे मुक्का मारती है, लेकिन उस मुक्के का तोजिमा पर असर नहीं होता और यूरिको ही धक्के से पीछे गिर जाती है। यूरिको की सांसें फूलने लगी थी, उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसे ऐसा दिख रहा था जैसे वो सच में कामिन राइडर से लड़ रही है। यूरिको को तोजी की स्पाइडरमैन के खिलाफ वो लड़ाई याद आती है। तोजिमा बोलता है कि कामिन राइडर कभी पीछे नहीं हटता और स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। कामिन राइडर कभी भी भागता नहीं है। यूरिको वापस से खड़ी हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। वो टैकल से बोलती है कि वो जानती है कि उसके अंदर भी राइडर की शक्ति है जिसे कोई हरा नहीं सकता। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। जान पर खेलना ही उसकी राइडर शक्ति है। रोते हुए चेहरे के साथ वो तोजिमा की तरफ भागने लगती है, पर पता नहीं इचियो का दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा था। इस बार तोजिमा का मुक्का भी यूरिको को लगता है, पर उसका पूरा असर होने से पहले यूरिको हटकर उसे वापस से पटक देती है और अपना स्पेशल मूव इलेक्ट्रो वेव थ्रो करती है। सबको लग रहा था कि इस मूव के बाद तो तोजी को ढेर हो जाना चाहिए, लेकिन तोजिमा तुरंत वापस से खड़ा हो जाता है और यूरिको पे डायरेक्ट राइडर पंच मारता है। यूरिको किसी तरह उस हमले को ब्लॉक करती है और तोजिमा को वापस से पटक देती है। यूरिको का हर इलेक्ट्रो वेव थ्रो बहुत ही ताकतवर और नुकसान पहुंचा देने वाला था। इसके बावजूद तोजी हर बार वापस से खड़ा हो जाता है। इस बार जब यूरिको हमले से बचने के लिए झुकती है, तब तोजी उसे राइडर किक मारता है। उसके हमले को सहकर वो उसकी टांग को पकड़कर उसके मुंह पे लात मारती है और हवा में ही अपने घुटने पर पूरा वजन डाल के वो तोजी के थूतड़ी पर दे रखती है और उसके सिर को जमीन में धंसा देती है। यूरिको के इस फाइनल इलेक्ट्रो वेव थ्रो के साथ तोजिमा आखिरकार बेहोश हो जाता है और लड़ने के काबिल नहीं रहता। फाइनली इस मॉन्स्टर फाइट को यूरिको ने जीत लिया था और अब अगली फाइनल बैटल यूरिको और मित्सुबा के बीच होने वाली है। वैसे वो लोग तोजिमा को लेकर आते हैं। उसकी हालत देख लग रहा था जैसे वो टपक गया है। मित्सुबा कुछ सोचता है और उसे कामिन राइडर मास्क पहनाता है। तोजिमा तुरंत वापस से खड़ा हो जाता है और उसका मास्क निकालते ही वो वापस से मर जाता है। इसीलिए वो उसे मास्क के साथ ही छोड़ देते हैं। तोजिमा तो कुछ बोल भी नहीं रहा था। शायद वो हारा भी इसीलिए था क्योंकि उसका मास्क उतर गया था। खैर मित्सुबा यूरिको को ब्रेक लेने को कहता है, जिस पर यूरिको गुस्सा हो जाती है। तो मित्सुबा भी तैयार हो जाता है अपना मास्क पहनकर लड़ने के लिए। थोड़ी देर में तोजी को भी होश आ जाता है। तोजिमा यूरिको की तारीफ करता है कि वो पूरी लड़ाई के वक्त टैकल ही थी और उसने उसे आसानी से हरा दिया। यहाँ यूरिको मित्सुबा से पूछती है कि क्या वो हीरो वॉक नहीं करने वाला है। मित्सुबा इस बात को अच्छे से जानता है और वो उसे बोलता भी है कि अगर उसने हीरो वॉक की तो यूरिको उसे एक ही बार में हरा देगी। वो कहता है कि वो अपने भाई और तोजी जैसा नहीं है, उसके ऊपर माइंड गेम्स काम नहीं करेंगे। उन दोनों को तो समझ ही नहीं आता कौन से माइंड गेम्स। और यहाँ मित्सुबा और यूरिको में से पहली हरकत नहीं कर रहा था। मित्सुबा तो यूरिको को उसके जोन में आने का वेट कर रहा था। यूरिको भी इस बात को समझ रही थी। वो इतना तेज हमला करती है कि मित्सुबा भी हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे भी इलेक्ट्रोवेव थ्रो देने की कोशिश करती है। सभी लोग मित्सुबा के लिए घबराने लगते हैं। मित्सुबा अपने आप को संभालता है और यूरिको को ही नीचे गिरा देता है। यूरिको उसे घूंसे लाद देती है। मित्सुबा उसके हमलों को सहकर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो उसके हाथों को ब्लॉक कर उसे गिराने की कोशिश करता है। यूरिको जानती थी कि अगर वो यहाँ गिरी तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो अपने पूरे शरीर को घुमा लेती है और उल्टा मित्सुबा को ही गिरा देती है। उसने मित्सुबा की गर्दन को लॉक कर दिया था। तो ही जमीन पर रेंग रहे थे क्योंकि अगर यूरिको मित्सुबा के ऊपर चढ़ गई तो मित्सुबा के लिए खेल यहीं खत्म हो जाएगा। यूरिको मित्सुबा के बहुत करीब आ रही है। युकारिसु बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इन दोनों के बीच की बैटल वाकई खूंखार होती जा रही थी। यूरिको अपनी पोजीशन को तेजी से चेंज करती है और मित्सुबा के चेहरे पर फेस लॉक लगा देती है। इस लॉक से निकलना बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक होता है। इसी वक्त इचियो की दी चोट भी उभर के बाहर आने लगी थी। मित्सुबा लगभग वहां हार मान चुका था।
पर तभी यूरिको चिल्लाकर उससे बोलती है कि हार मत मानना मित्सुबा। मित्सुबा वापस से कोशिश करने लगता है। वो यूरिको के हाथ को हटाकर फेस लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा था। फेस लॉक से निकलने के लिए मित्सुबा अपने मास्क को ही उतार देता है। ये देखकर यूरिको को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे मित्सुबा पर बहुत ही निराशा हो रही थी। वो कहती है कि अब वो इस बैटल को नहीं जीत सकता। मित्सुबा को भी अब अपने आप पर पछतावा होने लगा था। जिस मुक्के को वो आसानी से डॉज कर सकता था वो उसके चेहरे पर डायरेक्ट हिट लगता है। मित्सुबा जगह से हिल ही नहीं पाता, फिर भी वो अपने कदम नीचे नहीं गिरने देता। वो चिल्लाता है कि वो राइडरमैन है। युकारिसु से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो अपने आप को शॉकर में ट्रांसफॉर्म कर लड़ाई के बीच में कूद जाती है। यूरिको मित्सुबा पर लात मारने आती है। मित्सुबा बस उसे देखता ही रहता है, वो उसे डॉज नहीं करता। युकारिसु के सामने उसने मित्सुबा को ढेर कर दिया था। गुस्से में युकारिसु यूरिको पर हमला करने आती है, पर वो एक मामूली सी पटकी में ही ढेर हो जाती है। यूरिको ने इचियो के अलावा वहाँ सभी को हरा दिया था। अब यूरिको बड़े प्यार से इचियो को मैदान में बुलाती है। इचियो कुछ और ही समझने लगता है। उसे यूरिको से प्यार होने लगता है। उसे लगने लगा था कि यूरिको उसे पसंद करने लगी है। वो यूरिको की तरफ तेजी से भागने लगता है। यूरिको भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इचियो उसके सामने जाकर उसे आई लव यू बोलता है। तोजिमा का मुंह तो देखने लायक हो गया था और यूरिको उसके भी मुंह पे लात मार उसे भी हरा देती है। टैकल ने सभी को हराकर ये प्रूफ कर दिया था कि वही सबसे ताकतवर है। अब सीन चेंज होकर नकाओ के ऊपर जाता है। हम देखते हैं कि वो आज कॉम्बैट गर्ल्स का शो देखने आया है। उसके दोस्त उसे जबरदस्ती लेकर आए हैं। नकाओ ने सोचा था कि शॉकर बनने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, पर उसके साथ ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहां नकाओ के दोस्त उन तीनों कॉम्बैट गर्ल्स की तारीफ करते हुए नकाओ को चलने के लिए फोर्स कर रहे थे। उन तीनों की एक्साइटमेंट को देखकर नकाओ उनके साथ आने के लिए मान गया था, लेकिन अब उसे यहाँ आने का रिग्रेट सा हो रहा है। काफी देर उसको इंतजार करवाने के बाद उसके दोस्त भी वहां पहुंच गए थे और वो उसके लिए भी पेन लाइट लेकर आते हैं। हम देखते हैं कि कॉम्बैट गर्ल्स को देखने तो यहाँ बहुत लोग आए हैं। नकाओ ने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे भी वहाँ बहुत मजा आ रहा था। बाय द वे, अब जो कि टूर्नामेंट खत्म हो गया है तो सभी के जाने का भी वक्त हो गया था। युकारिसु वापस से वो 3 घंटों का सफर नहीं करना चाहती थी। इचियो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो स्टोर रूम में सो सकती हो। 3 घंटों का सफर करके वो चारों अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। घर वापस आकर तोजी तो सबसे पहले अपनी पसंदीदा डिश खाता है और अपने कामिन राइडर के मास्क को देख मुस्कुराने लगता है। यूरिको भी घर वापस आने के बाद उसकी और तोजी के बीच की लड़ाई के बारे में ही सोच रही थी कि तोजिमा कितना ताकतवर था। तभी उसे याद आता है कि उसे तो क्वेश्चन पेपर्स को चेक कर कल सबमिट करना था। हम इचियो को देखते हैं जो यूरिको के ही ख्यालों में खोया हुआ है। दूसरी तरफ युकारिसु ने मित्सुबा को बताया था कोई शॉकर उन शॉकर्स को मार रहा है जिनके ऊपर ब्रेन वॉशिंग काम नहीं कर रही है। यूरिको को ये बात इसीलिए पता है क्योंकि उसे अभी भी टेलीपैथिक मैसेजेस आ रहे हैं। युकारिसु को बहुत ही डर लग रहा था। मित्सुबा उसे याद दिलाता है कि उसने वादा किया है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। रिको भी सड़कों पर खुलेआम घूम रही थी अपने अगले शिकार के लिए। अब कहानी 1 हफ्ते आगे जाती है। इन्होंने 1 हफ्ते बाद मीटिंग का डिसाइड किया था और इसके लिए ये लोग फुताबा के पब वापस आते हैं। फुताबा उनका चेहरा वापस से देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इचियो सबसे पहले चैंपियन को कुछ बोलने के लिए कहता है, पर अचानक वो ही उसे बीच में टोक देता है। वो यूरिको से अपनी उस बात का जवाब चाहता था। तोजिमा का तो गला ही सूखने लगा था। यूरिको भी शर्माए जा रही थी, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर वो अचानक बोलती है कि उसने जवाब तभी दे दिया था। वो टेबल पर अपना सर पीटने लगता है। पर फिर वही लड़कों वाली बीमारी, जैसे हम लड़के छोटी छोटी चीजों में भी ये सोचने लग जाते हैं कि वो भी हमें प्यार करती है, वैसे ही इचियो भी सोचने लग जाता है शायद जो उसे लात पड़ी थी वो लव यू टू वाली थी। उसने तो यूरिको को सदमा दे दिया था। आखिर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। वो परेशान होकर कहती है कि तुम मुझे अपनी फीलिंग वापस से बताओ। इचियो घबराने लगता है और उसके साथ तोजी भी। वो बड़ी मुश्किल से यूरिको को आई लव यू बोलने की हिम्मत कर पाता है और उतनी ही आसानी से यूरिको उसे रिजेक्ट कर देती है। युकारिसु तो सभी के सामने वहाँ फटे मुंह के साथ उस पर हंसने लगती है। इचियो की आंख में आंसू आने लगे थे।
वो गुस्से में V3 में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और आज ही वो यहीं यूकारिसु को खत्म करने वाला था। और तभी फुताबा शोर मचाने की वजह से वो उसके सिर पे लात मारती है और उसे फटाफट ऑर्डर देने को कहती है। ऑर्डर लिखने के बाद फुताबा वहाँ से चली जाती है और तोजिमा यूकारिसु इसी के बारे में बात करने लगते हैं कि फुताबा कितनी ताकतवर है, वो शायद इनके परिवार में सबसे ताकतवर हो सकती है। खैर इचियो भी सभी से एक बात करना चाहता था। वो अचानक से यूरिको के सामने खड़ा हो जाता है। सबसे पहले वो उसी से ही कुछ कहना चाहता था। वो उससे बोलता है कि उसे टैकल से प्यार हो गया है। ये ऐसा प्यार है जो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। इसीलिए वो यूरिको से बोलता है कि वो उसे उसको प्यार करने दे, भले ही ये एक तरफा प्यार क्यों ना हो। यूरिको उससे बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। यूकारिसु बोलती है कि एक तरफा प्यार के लिए इतना ड्रामा। इचियो उसकी तारीफ में बोलता है कि उसने आज तक उसके जितनी ताकतवर कोई नहीं देखा और जिस तरह वो अपने अंडरवेयर्स बिना किसी शर्म के दिखाती है वो वाकई कमाल का है। यूरिको उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। यूकारिसु भी बोलती है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। यूरिको गुस्से में बोलती है कि सभी टोकुसात्सु हीरोइंस में से टैकल के ही फाइटिंग स्टाइल में सबसे ज्यादा नर्स दिखाए हैं, इसीलिए यूरिको भी वही करती है। इचियो बोलता है कि उसे सुनकर अच्छा लगा। अब इसके बाद ये सभी लोग दबाकर पार्टी करते हैं। इचियो वहाँ गाना गाता है और बाकी सब भी अपने में मस्त थे। पर तभी अचानक बीच में यूकारिसु के सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। वो अपने आसपास किसी शॉकर को फील कर पा रही थी। दूसरी तरफ हम नकाओ को देखते हैं और वो भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। उसे वो शो वाकई में बहुत पसंद आया था। पर तभी अचानक नकाओ को भी कुछ फील होता है। यूकारिसु वॉशरूम के बहाने बाहर आ जाती है। हम नकाओ को देखते हैं और वो भी उनके ही प्राइवेट रूम की तरफ घूम रहा था। अपने अपने सेंसेस को फॉलो करते हुए दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। नकाओ को तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यूकारिसु समझने लगती है कि ये वही शॉकर है जो सभी को मार रहा है और वो अपने शॉकर रूप में आकर उस पर हमला कर देती है। नकाओ उसके हमलों से बचते हुए उसे किसी तरह रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जब वो नहीं मानती तो वो भी शॉकर बन जाता है। अब यूकारिसु का डाउट पूरी तरह यकीन में बदल गया था। वो डरते हुए नकाओ से पूछती है कि क्या हमारे आसपास एक मॉन्स्टर भी है, जिसके बाद वो उसके साथ वापस से लड़ाई शुरू कर देती है। नकाओ को तो उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और यूकारिसु ने उसे मारने का भी डिसाइड कर लिया था। इसीलिए नकाओ भी फाइट बैक करने लगता है। वो उसकी बहुत बुरी पिटाई करने लगता है। यूकारिसु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कॉम्पिटेंट कौन है जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है। नकाओ यूकारिसु की गर्दन पकड़कर उस पर एक और मुक्का मारने वाला था, पर तभी फुताबा वहां आती है और एक लात मार उसे बहुत दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो यूकारिसु को भी चाटा मारती है क्योंकि उसने इन्हें तमाशा करने के लिए मना किया था। फुताबा तो अभी भी इन सब को खेल ही समझ रही थी। नकाओ वापस से खड़ा हो जाता है और गुस्सैल नजरों से उन लोगों को देखने लगता है, जिस कारण फुताबा उसके करीब जाती है और पूछती है कि ये क्या कपड़े पहने हुए हैं। वो उससे पूछती है कि क्या वो भी उसके भाई का दोस्त है। यूकारिसु फुताबा को रोकने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि ये बहुत स्ट्रांग है। फुताबा उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। जैसे ही नकाओ फुताबा पर हमला करता है, वो नकाओ को लात मार कर उसी प्राइवेट रूम में फेंक देती है जहां तोजी और बाकी सब बैठे हुए थे। एक शॉकर को यहाँ देख उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। सभी लोग तुरंत अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। नकाओ भी इन लोगों को यहाँ देख हैरान हो जाता है। इचियो उससे पूछता है कि ए शॉकर, क्या तुम हमें यहाँ खत्म करने आए हो? नकाओ उससे बोलता है कि वो तो उसे पहचानता भी नहीं है, वो बस यहाँ यूरिको और तोजी को जानता है। इचियो से पूछता है कि मॉन्स्टर कहाँ है, अकेले तो तुम हमें बिल्कुल नहीं हरा सकते। अब ये सुनकर नकाओ के ईगो पर आ जाती है। नकाओ जैसे ही उन सभी को मारने की धमकी देता है, फुताबा उसको पीछे से चपेड़ मारती है। फुताबा उन सभी को डांटने लगती है कि ये क्या नौटंकी लगा रखी है। वो उन्हें ये कचरा जल्दी से साफ करने को कहती है और जो यहाँ नुकसान हुआ है इसकी भरपाई भी इन लोगों को ही यहाँ करनी होगी। इतना कहकर फुताबा वहाँ से चली जाती है। अब चीजें वापस से टॉपिक पर आती है। हमारे सभी राइडर्स और नकाओ द शॉकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यूकारिसु उससे पूछती है कि मॉन्स्टर कहाँ है। नकाओ से बताता है कि कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, वो किसी के ऑर्डर्स नहीं लेता।
ये सुनकर यूकारिसु समझ जाती है कि नकाओ का भी ब्रेन वॉश उतर चुका है। नकाओ बोलता है कि वो भले ही अकेला है, लेकिन एक शॉकर होने पर वो प्राउड करता है। वो उन्हें बताता है कि जब वो छोटा था तब वो अकेला शॉकर बनता था, जबकि बाकी सभी बच्चे कामेन राइडर बनते थे। जो बात वो हमेशा से कहना चाहता था, आज नकाओ को वो कहने का मौका मिला है। वो सभी राइडर्स को एक साथ बुलाता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। ये बात सुनकर हमारे सभी राइडर्स गुस्सा हो जाते हैं। यूकारिसु वहाँ सभी को समझाने की कोशिश करती है कि ये हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, कोई उसकी नहीं सुनता। इचियो उसको मुक्का मारने की कोशिश करता है। नकाओ उसके मुंह पे कोनी दे मारता है। नकाओ उससे बोलता है कि अपने हमले को पहले ही क्यों बता रहे हो। अब तोजिमा आता है और उसको कामेन राइडर पंच मारता है। इस हमले को भी नकाओ जानता था। वो मुक्का लगने से पहले तोजिमा को लात मार देता है। तोजिमा का मुक्का कनेक्ट भी नहीं हुआ, फिर भी वो उड़ता हुआ दीवार में जा लगा। उसके चेहरे की कंफ्यूजन को यूरिको भी साफ देख पा रही थी। नकाओ यूरिको पर हाथ उठाने की कोशिश करता है और यूरिको उसके मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देती है। मित्सुबा नकाओ को पटक देता है और इचियो फिनिशिंग मूव करते हुए छलांग लगाता है अपनी V3 स्पिनिंग किक मारने के लिए, लेकिन वो भूल गया था कि यहाँ पे छत होती है। गिरते हुए वो अपने आप को संभाल लेता है और नकाओ पर परफेक्ट किक मारता है और 1 के खिलाफ 4 की इस लड़ाई में नकाओ बुरी तरह हार गया था। नकाओ वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। तोजिमा नकाओ को पहचान लेता है कि ये तो वही शॉकर चोर है। दूसरी तरफ हम नकाओ के दोस्तों को देखते हैं, जिनको अब अचानक नकाओ की फिक्र होने लगी है, क्योंकि वो बहुत देर से वापस नहीं लौटा है। पर फिर वो सोचते हैं कि छोड़ो यार, पहले मटर पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम बैटमैन को शहर की ऊंची बिल्डिंग पर देखते हैं, जहां उसकी मुलाकात स्पाइडरमैन से होती है। और यहाँ पे इस धमाकेदार एनीमे का पहला पार्ट खत्म होता है। ये एनीमे अभी भी ऑनगोइंग चल रहा है। इसके कई एपिसोड्स आने अभी बाकी हैं, यानी कि इसका सेकंड पार्ट भी जल्द आएगा। तो इस एनीमे के सेकंड पार्ट को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।